देखिए क्वेश्चन नंबर 7। ठीक, इसमें क्या है, आपको मैट्रिक्स दिया है, इसका ए इनवर्स निकालना है। हिंदी में भी यही है, मैट्रिक्स है और इसका हमको ए इनवर्स निकालना है। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं फिर। जो गिवन मैट्रिक्स है वो लिख लेते हैं पहले। गिवन मैट्रिक्स, गिवन मैट्रिक्स क्या है, ए इज इक्वल टू हमारे पास है 1, पहली रो लिख रहे हैं 1 1 3, 1 1 3। दूसरी रो देख लो 1 3 -1, 1 3 माइनस माइनस 3 है, सॉरी। इसके बाद तीसरी रो देख लो -2 -4 -4, -2 -4 -4। ये हमारा मैट्रिक्स ए हो गया। ठीक, फिर से लिख देते हैं, जरा सही से थोड़ा दूर दूर लिखते हैं। गिवन क्या है ये लिख लेते हैं। गिवन है हमारे पास मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू है, क्या वैल्यू गिवन है 1 1 3, 1 1 3। इसके बाद 1 3 -3, 1 3 -3। फिर इसके बाद -2 -4 -4, -2 -4 -4। ठीक है, ये हमें गिवन है, एक बार मिला लेना। 1 1 3 1 1 3, 1 3 -3, 1 3 -3, -2 -4 -4, -2 -4 -4। ये हमें मैट्रिक्स गिवन है, इसका हमें ए इनवर्स निकालना है। फाइंड क्या करना है फाइंड करना है ए इनवर्स। ये हमें क्वेश्चन मार्क है। इसका मतलब अगर हमको किसी भी मैट्रिक्स का ए इनवर्स निकालना होता है, ए इनवर्स निकालना होता है तो इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ठीक, ये 1 बाई डिटर्मिनेंट। ठीक है, 1 बाई डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। इसका मतलब है अगर एडजॉइंट को, जो एडजॉइंट आया है मेरा उसको अगर मॉड नहीं है यहाँ पर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, इससे डिवाइड कर दिया जाए तो हमारे पास ए इनवर्स आ जाएगा। ये हमें यूज करना है। यहाँ पे कंडीशन ये होती है, जो डिटर्मिनेंट निकलता है मेरा ए, ये जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये जीरो हो जाएगा तो पूरा जो ए इनवर्स है ये इनफाइनाइट हो जाएगा, और इनफाइनाइट एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसका मतलब क्या है, पहले सबसे पहले हमको निकालना होगा, क्या निकालना होगा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू, जिससे हमें पता चल जाए ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो निकालते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए में 1 1 3, 1 3 -3, -2 -4 और -4। इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो 1 यहाँ पे आएगा पहला एलिमेंट, कोई रो वाइज निकालें या कॉलम वाइज, कहाँ से भी निकाल सकते हैं। हम ऐसे चलेंगे इस तरफ, तो 1 के लिए निकालेंगे तो 1 का क्या होगा, 1 के सामने की जो रो होगी और जो कॉलम होगा उसको छोड़ दिया जाएगा, यानी ये वाली ऊपर वाली रो छोड़ देंगे और नीचे वाला कॉलम छोड़ देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा, माइनस का 4 का मल्टीप्लाई 3 से होगा तो माइनस का 12, 4 का मल्टीप्लाई -3 से होगा, -3 यहाँ पर भी है, -4 भी है, इसके बाद भी माइनस आता है, कितना आ जाएगा, माइनस का 12। ठीक है, प्लस इसके बाद क्या करोगे आप, अब इसके बाद जो है ये वाले 1 के लिए निकालोगे, इसके लिए, तो इसके लिए निकालोगे क्या आएगा, माइनस पहले आ जाएगा, इसका रो और कॉलम छोड़ दिया जाएगा, यहाँ पे 3 है, ये भी मिट गया है। ठीक है, इसका रो और कॉलम छोड़ दिया जाएगा, क्या आएगा, 4 का मल्टीप्लाई -1 से होगा तो माइनस का 4 आ जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई -2 का -3 से होगा तो कितना आ जाएगा, माइनस का,
क्योंकि ये प्लस हो जाएगा लेकिन एक माइनस और आएगा तो ये 6 हो जाएगा। फिर उसके बाद प्लस का 3 लगा लो, इसमें करो, इस 3 के सामने वाले को छोड़ देंगे, बाकी ले लेंगे। 4 का मल्टीप्लाई -1 से होगा -4, -2 का 3 से होगा, फिर माइनस आता है एक और तो 6। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 24, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस प्लस 10 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस का 6 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या आएगा माइनस का 24 प्लस का 16 आ जाएगा माइनस का 8। ये माइनस का 8 आया, इसका मतलब ये क्या है, ये 0 नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर इसकी वैल्यू 0 आ जाती तो ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। इसलिए ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट, ठीक है। अगर ये 0 आ जाता, चूंकि डिटरमिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0, अगर ये 0 आ जाता तो ए इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। बस अब हमें क्या करना है, इसका ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकालना होगा। एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब है कि कोई, एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब है सी को कहा जाएगा कोफैक्टर का मैट्रिक्स। क्या कहा जाएगा, कोफैक्टर का मैट्रिक्स, ठीक है। कोफैक्टर के मैट्रिक्स का जब ट्रांसपोज कर दें तो हमारा एडजॉइंट निकल आता है। सबसे पहले हमें कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना होगा, ठीक है। तो गिवन मैट्रिक्स को एक बार फिर लिख लेते हैं। ए इज इक्वल टू, जो हमारे पास गिवन है क्या है, देख लो एक बार, 1 1 3 1 1 3। इसका क्या है 1 3 -3 1 3 -3। इसके बाद क्या है -2 -4 -4 -2 -4 और -4। ये मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स के, मैट्रिक्स ए से हमें कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना है, यानी मैट्रिक्स ए के कोफैक्टर निकालने होंगे पहले, फिर उनसे मैट्रिक्स बनती है, उसको कोफैक्टर मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स ए के कोफैक्टर निकालने होंगे, फिर उससे मैट्रिक्स बनती है, उसको कोफैक्टर मैट्रिक्स कहते हैं। तो सबसे पहला एलिमेंट हमारा कौन सा है, ए 1 के लिए कोफैक्टर निकालेंगे, फिर इसका दूसरा है, फिर 1 के लिए निकालेंगे, है ना। जितने एलिमेंट है सबके लिए कोफैक्टर निकालना होता है। तो कोफैक्टर निकालने का फार्मूला क्या होता है, अगर किसी मैट्रिक्स का हमें कोफैक्टर निकालना है किसी नंबर का, जैसे मान लेते हैं ये हमारा ये नंबर है जो सर्किल में है, इसका कोफैक्टर निकालना है तो उसको हम क्या बताएंगे, C1 है ये, ठीक है। इसका कोफैक्टर निकालना है। इसके बाद -1 पे जाएंगे, -1 की पावर क्या चढ़ाएंगे, i प्लस जे। i प्लस जे का मतलब है जो एलिमेंट हम लिए हैं वहाँ पे रो क्या है और उसका कॉलम क्या है। इसके बाद एम आई जे का मतलब हुआ जो रिमेनिंग मैट्रिक्स बचेगी उसका डिटर्मिनेंट, जो रिमेनिंग मैट्रिक्स बचेगी उसके कॉलम और रो को छोड़ के उसका डिटर्मिनेंट, बस। तो जैसे हम निकालते हैं किसका, C1 निकालते हैं, यानी इसका कोफैक्टर निकालना है। ये हम देखो रेड से लिख रहे हैं, इसका याद रखना, C1 निकालना है। C1 का मतलब है पहली रो, ठीक है, पहली रो और पहला कॉलम, तो ये हम इसको C1 मान लेते हैं, ठीक है। इसको निकालेंगे। पहली रो में i की वैल्यू कितनी होती है, i की वैल्यू 1 होती है, j की वैल्यू कितनी होती है, वो भी 1 होती है, तो i प्लस j कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसके बाद इसके अलावा जो इसके रो और इसके कॉलम के सामने जो है उसको हटा दिया जाए, यानी इसको हटा दिया जाए ऊपर वाले को और इसके नीचे वाले को हटा दिया जाए, जो बचेगा वो लिख दिया जाएगा। क्या बचा, 3 -3 -4 -4। इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। यहाँ से -1 की पावर 2 है तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालेंगे, माइनस का 12 आ जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस आएगा, फिर उसके बाद ये -1 प्लस हो जाएगा, लेकिन एक माइनस और आएगा तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, माइनस का 24। तो हमारे 1 के लिए जो C1 हमने निकाला, ये रफ वर्क हो रहा है यहाँ साइड पे, ठीक। इसके लिए हमारे पास जो कोफैक्टर का मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट आया वो क्या आ गया, यहाँ का एलिमेंट कौन सा आ गया, माइनस का 24, ठीक है। अब कौन से किसके लिए निकालेंगे, अब इसके लिए निकालेंगे। इसको रफ कर देते हैं जिससे हम करते रहे तो आइडिया बनती रहे, ठीक है। अब इसके लिए निकालेंगे,
ये सर्किल बना दिया ना, ठीक है। इसकी रो और इसके कॉलम को छोड़ दिया जाएगा, ठीक। यहाँ से हमारे पास क्या है, ये C1 ये भी है, तो इसको कुछ और नाम दे दो C1 डैश, जिससे मैच ना करे, ठीक। तो यहाँ से क्या करेंगे इसके लिए, यहाँ पर -1 की पावर क्या होगा, देखो इस पोजीशन पे हमारे पास आई की वैल्यू कौन सी है, क्योंकि आई होता है रो के लिए, और यहाँ पे जे क्या है, जे हमारा कॉलम है, तो इसका मतलब क्या होगा 1 और जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेकंड कॉलम है ना, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा 3। और यहाँ पे रिमेनिंग क्या बचेगा, रिमेनिंग इसको यानी ये वाला पार्ट छोड़ दिया जाए और ये वाला पार्ट छोड़ दिया जाए, ठीक है। ये बंद हो जाएगा और ये ऊपर वाला बंद हो जाएगा, क्या बचेगा 1 -3 -2 और -4। इसको सॉल्व कर लो, कितना आएगा, देखो यहाँ -1 की पावर 3 है तो कितना आएगा -1 आएगा, ठीक है। अंदर देखो माइनस का 4 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा C1 आ गया, C1 डैश, ये कितना आ गया 10 आ गया, तो यहाँ पे लिख देंगे 10। ये इसका कोफैक्टर निकाल लिए। अब किसका कोफैक्टर निकालेंगे, अब कोफैक्टर निकालेंगे हम 3 का निकालते हैं, ठीक है। इसको हटा दें, अब 3 का निकालते हैं इसका, ठीक। C3 का, इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखो आई की वैल्यू कितनी रहेगी 1 रहेगी, जे की वैल्यू कितनी रहेगी, तीसरा कॉलम है, तो यहाँ पे जे की वैल्यू हो जाएगी जे की वैल्यू हो जाएगी 3, आई की वैल्यू 1, तो हो जाएगा 1 + 3 4 हो जाएगा। तो रिमेनिंग क्या बचेगा, रिमेनिंग बचेगा मेरे पास 1 3 -2 -4। सॉल्व करो, यहाँ से 1 -4 माइनस का 6, ये माइनस का 6 यहाँ पे आएगा, एक माइनस और आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, तो ये हमारा 2 आ गया, ठीक। अब इसके लिए फिर ये 1 निकालो, ये वाला 1, इसके लिए निकालेंगे क्या आएगा, इसको मान लेंगे C डबल डैश, ठीक है। यहाँ पर आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सेकंड आई की वैल्यू हो जाएगी 2 और जे की वैल्यू 1 हो जाएगी, इसका मतलब -1 की पावर कितना आएगा 3, 3 का मतलब होगा -1। इसको सॉल्व करो, कितना इसमें क्या लोगे, इसको छोड़ देंगे 1 और 3 बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा -4 -4। सॉल्व करो इसको, यहाँ से -1 तो पहले ही बाहर आ जाएगा, ये 4 माइनस का आ जाएगा, ये प्लस का 12 आ जाएगा, यहाँ सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा माइनस का 8 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो -8। इसके बाद क्या आएगा, अब इसके बाद इसके लिए निकाल लो, ये वाले 3 के लिए, यहाँ से C3 डैश, ठीक। यहाँ पे देखो जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, आई की वैल्यू कितनी है 2, तो -1 की पावर कितना हो जाएगा 4। क्या बचा इसमें, यहाँ पे बचेगा क्या इसके लिए, यहाँ पे ये हट जाएगा, ये हट जाएगा 1 3 1 और 3, ठीक है, -2 और -4 -2 -4। इसको सॉल्व कर लो, तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास -1 की पावर 4 है तो 1 आ जाएगा, इसके बाद मल्टीप्लाई करोगे 1 माइनस का 4 प्लस का 6 कितना आ जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा, तो ये हमारा 2 आ जाएगा, ठीक है। अब -3 के लिए देख लो, -3 के लिए, ये वाले -3 के लिए, तो C-3 यहाँ पे लिख दो -3, C-3 के लिए कोफैक्टर निकाल लो, ठीक है। कोफैक्टर निकाल रहे हैं हम, तो -1 की पावर कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जे की वैल्यू 3 है, आई की वैल्यू कितनी है 2 है, तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये कितना बचेगा जोड़ लो, मतलब इसका ये हटा दो और ये हटा दो, इसके कॉलम और रो को हटा दो इसके साथ जो लगा हुआ है, ठीक। तो इसमें क्या बचेगा 1 1 -2 -4 1 1 -2 -4। सॉल्व करो, -1 की पावर 5 है तो माइनस आएगा, बात सही है। इधर क्या जाएगा माइनस का 4 और प्लस का 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस बाहर भी है ना, ये भी एलिमेंट हमारा 2 हो जाएगा। इसके बाद देख लो, इसके बाद किसके लिए निकालना है हमको, इसके लिए निकालना है -2 के लिए, यहाँ से -2 के लिए निकाल लेंगे,
-2 के लिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आओगे तो आई की वैल्यू कितनी है 3, जे की वैल्यू कितनी है 1, तो कितना हो जाएगा -1⁴। क्या रिमेनिंग बचेगा, ये हटेगा, ये ऊपर वाला बचेगा, कितना बचेगा 1 3 और 3 -3, 1 3 3 और -3, ठीक है। -1⁴ है तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक। -3 + 9, सॉरी -9, तो क्या आ जाएगा -12, तो यहाँ पे -12 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद इसके लिए निकाल लो, -4 के लिए जो है -4, इसके लिए यहाँ से हमारे पास C -4। अब यहाँ पे देख लो इसके लिए क्या है कंडीशन, इसके लिए कंडीशन ये है कि ये यहाँ पर I की वैल्यू कितनी है 3 है, J की वैल्यू कितनी है, J की वैल्यू है 2, J मतलब कॉलम, यहाँ -1 कितना हो जाएगा, I 3 है, J 2 है, 5 हो जाएगा। क्या बचा, जो रिमेनिंग बचा उसको लिख लो, इसकी रो और कॉलम हटाने के बाद क्या बचा 1 3 1 -3, 1 3 और 1 -3, देख लो एक बार 1 3 1 3 और -3, देखो 1 3 और 1 -3, है 1 3 -3, ठीक है। इसको देख लो, अब इसको सॉल्व कर लो, -1⁵ है तो क्या आएगा -1 आ जाएगा। यहाँ पे देखो -3, यहाँ पर भी -3, कितना आ जाएगा -3 कितना हो जाएगा -6, फिर माइनस बाहर आएगा, कितना आ जाएगा -6 +6 बन जाएगा, क्योंकि माइनस बाहर है, तो ये कितना आ जाएगा +6। अब इसके लिए निकालना है, ये वाला लास्ट बचा है, ठीक है। इसके लिए देख लो, इसके लिए करोगे तो यहाँ पर क्या है, आई की वैल्यू कितनी है 3 है, जे की वैल्यू कितनी है 3 है, तो यहाँ से हमारे पास C -4, इसको डैश लगा देते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा -1 कितना आ जाएगा 6, क्या बचा वहाँ पे देख लो, क्या बचा, इसके बाद इसकी रो इसके कॉलम को हटाने के बाद क्या बचता है, इसकी रो इसके कॉलम को हटाने के बाद 1 1 1 3 1 1 1 और 3 1 और 3, सॉल्व करो, -1 कितना है 6, कितना आएगा 1 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे -1 आ जाएगा, कितना आएगा 2, इसका मतलब ये वाला आ गया एलिमेंट 2 आ गया, ठीक है। ये हमारा बन गया कोफैक्टर का मैट्रिक्स, क्या बन गया कोफैक्टर का मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स सी जो है मेरा क्या है कोफैक्टर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स सी इज इक्वल टू है कोफैक्टर मैट्रिक्स, कोफैक्टर मैट्रिक्स यानी कोफैक्टर का मैट्रिक्स है। अब इसका हमें क्या निकाल लेना है, सी एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट निकालना है, इसका मतलब क्या है एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा हमारा क्या, सी का ट्रांसपोज निकालने, ट्रांसपोज निकालने का मतलब होता है रो को कॉलम में बदल दें या कॉलम को रो में बदल दें, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कॉलम क्या है और रो क्या है, इसको बदल देते हैं। देखो जैसे ये हमारा रो में है, ठीक है, इसी एलिमेंट, इसको हम कॉलम में बदल देंगे, ठीक। तो कॉलम में बदलेंगे क्या आएगा -24, कॉलम वाइज लिखेंगे तो 10, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये इसको बदल दो कॉलम में, कितना आएगा -8, 2 और 2 आ जाएगा। अब इसको बदल दो, ये कितना आ जाएगा -12, 6 और 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का निशान लगा दो, यहाँ डिटर्मिनेंट नहीं लगाओगे, ये मैट्रिक्स का निशान है, ठीक है। तो ये हमारा आ गया क्या एडजॉइंट। अब एडजॉइंट जब निकल आया तो हम क्या निकाल लेंगे ए इनवर्स, तो हमारा ए इनवर्स क्या आ जाएगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू आ जाएगा 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। अब इसको देखो, यहाँ से ए इनवर्स हो जाएगा मेरा क्या, इसकी वैल्यू कितना निकाला था -8, उसको लिख दो, और एडजॉइंट कितना निकाला हुआ है -24, -8, -12, ठीक है, 10
2 6, यहाँ पे कितना है 2 2 2, ठीक है। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो माइनस के 8 को, कितना आ जाएगा, यहाँ पे करो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस का 24 से डिवाइड हो जाएगा। एक बार और लिख देते हैं फिर डिवाइड कर देंगे। देखो मैट्रिक्स की कहानी ये है कि किसी भी स्केलर से जब मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो वो सारे एलिमेंट में होगा। क्या होगा, सारे एलिमेंट में। यहाँ -24 किससे डिवाइड होगा, -8 से, ठीक है। माइनस का 8 किससे डिवाइड होगा, माइनस का 8 से। माइनस का 12 किससे डिवाइड होगा, माइनस का 8 से, ठीक। अब इसके बाद -10 किससे डिवाइड होगा, माइनस के 8 से। इसके बाद 2 किससे डिवाइड होगा, माइनस के 8 से। 6 किससे डिवाइड होगा, माइनस के 8 से। इसके बाद 2 किससे डिवाइड होगा, माइनस के 8 से। फिर 2 किससे डिवाइड होगा, माइनस के 8 से। फिर 2 डिवाइड होगा किससे, माइनस के 8 से, ठीक। चलो आगे सॉल्व करो। तो इसको आगे जब सॉल्व करो क्या आ जाएगा, देखो माइनस के 8 से जब काटेंगे यहाँ से माइनस माइनस कट जाएगा और यहाँ पे बचेगा 3। यहाँ से जब काटेंगे तो यहाँ 1 बचेगा। यहाँ पे जब काटेंगे कितना बचेगा, यहाँ बचेगा हमारे पास 3/2 बचेगा, क्योंकि 4 से काटेंगे। यहाँ से बचेगा 3/2। यहाँ कितना बचेगा, यहाँ 5 वो भी माइनस का 4। यहाँ कितना बचेगा, माइनस का 1/4। यहाँ कितना बचेगा, माइनस का 3/4। यहाँ पे कितना बचेगा, माइनस का 1/4। यहाँ पर कितना बचेगा, माइनस का 1/4। यहाँ पर भी माइनस का 1/4। यही हमारा ए इनवर्स है, यही हमारा आंसर है। तो ए इनवर्स हम लिख देंगे, ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा, 3/2 -5/4 -1/4। थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं भैया, जब इतनी मेहनत कर रहे हैं थोड़ा सा और लिख देते हैं बड़ा सा, जिससे दिक्कत ना हो समझने में, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा, ए इनवर्स, देखो 3 आएगा, ठीक है। माइनस का 5/4 आएगा, ये भी ठीक है। माइनस का 1/4 आएगा, ये भी ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, 1 आएगा। यहाँ पे 1 माइनस का 1/4, यहाँ 1 माइनस का 1/4, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, 3/2। यहाँ पे माइनस का 3/4, यहाँ पे माइनस का 1/4। ये हमारा आंसर है। समझ में आया तो लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट ए हमने करा दिया था इससे पहले। अब जो है पार्ट बी कराने जा रहे हैं। इसको क्या करना है, ये इक्वेशन आपको दी जा रही है 3 इक्वेशन, इसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू हमें फाइंड करना है। लेकिन कंडीशन ये है कि इसको सॉल्व करना है हमें मैट्रिक्स मेथड से। हिंदी वाले भी देख लें, क्या करना है, आव्यूह विधि। आव्यूह विधि का कहा जाता है मैट्रिक्स मेथड, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो गिवन इक्वेशन उनको लिख लेते हैं। पहली इक्वेशन क्या है, 2x + 3y + 3z = 5, पहली इक्वेशन हो गई। 2x + 3y + 3z = 5। दूसरी इक्वेशन है x - 2y + z, x - 2y + z = कितना है, -4 है। x - 2y + z = -4। इसके बाद तीसरी इक्वेशन है 3x - y - 2z, 3x - y - 2z = है मेरे पास 3 के, तो ये 3 के बराबर है। ये इक्वेशन नंबर हमारी सेकंड है, ये इक्वेशन नंबर हमारी थर्ड है, ठीक है। ये 3 इक्वेशन हो गए। इक्वेशन की वैल्यू मिला लो। पहला है 2x + 3y + 3z = 5, 2x + 3y + 3z = 5। दूसरी इक्वेशन है x - 2y + z = -4, x - 2y + z = -4। तीसरी इक्वेशन है 3x - y - 2z = 3, 3x - y - 2z = 3, ठीक है। ये इक्वेशन हमने मिला ली। अब हमें क्या करना है, मैट्रिक्स मेथड से इसको सॉल्व करना है। मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है, इसका मतलब क्या है
हमारे पास अगर मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमको जो गिवन इक्वेशन है उससे मैट्रिक्स ए इंटू एक्स, ये एक्स है, इज इक्वल टू कैपिटल बी। यहाँ पे ए क्या है, ए जो इक्वेशन में एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट है वो है, ठीक है। और कैपिटल एक्स क्या है, कैपिटल एक्स जो है वो मैट्रिक्स है एक्स वाई जेड का, ठीक। और बी क्या है, जो कांस्टेंट है उनका है। यानी यहाँ पर हमको ए निकालना होगा। ए क्या निकलेगा, ए हमारा निकलेगा जो कोफिशिएंट दिए गए हैं उनका मैट्रिक्स। क्या कोफिशिएंट है, पहले 2 है, फिर उसके बाद 3 है, इसके बाद जेड है। जेड का क्या है कोफिशिएंट, 3 है। इसके बाद हमारे पास 1 है, फिर ये -2 है, फिर 1 है, फिर इसके बाद क्या है, 3 है, -1 है और -2 है। ये जो कोफिशिएंट हैं एक्स वाई जेड के, पहली रो में लिख दिया, इसका 2 लिख दिया, 3 रख दिया और 3 रख। इसके बाद इसमें इसका 1, इसका -2, फिर इसके बाद 1, इसका तीसरे इक्वेशन का 3 -1 -2, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब हमें क्या करना है, कैपिटल एक्स निकालना है। कैपिटल एक्स क्या है, ये मैट्रिक्स हो गया ए का। कैपिटल एक्स जो है वो जो स्मॉल एक्स वाई जेड दिया हुआ है उसका कॉलम मैट्रिक्स है, तो ये हो गया। अब इसके बाद बी क्या आता है, बी जो होता है जो कांस्टेंट जो इक्वेशन के बराबर होते हैं यानी इक्वल में होता है, यानी 5 आ जाएगा पहला, फिर उसके बाद ये 5 आ जाएगा, ठीक। इसके बाद -4 आ जाएगा, इसके बाद 3 आ जाएगा। तो ये हमारा बी है, ठीक। अब हमें क्या करना है, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है क्या है, ए एक्स इज इक्वल टू बी है। इसको हम क्या करेंगे, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी कर देंगे, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें क्या करना है, ए इनवर्स निकालना है, उसको मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे पास एक्स वाई जेड की कंपेयर करके वैल्यू आ जाएगी। तो ए इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स जो होता है हमारा क्या होता है, 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए, ये हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स होता है। अब इसके बाद बात आती है एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है। एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है वो हमारा होता है कोफैक्टर का जो मैट्रिक्स बनता है, कोफैक्टर का जो मैट्रिक्स बनता है उसका ट्रांसपोज होता है। कोफैक्टर का मैट्रिक्स जो बनता है उसका ट्रांसपोज होता है। तो मतलब हमें क्या क्या करना है, सबसे पहले कोफैक्टर का मैट्रिक्स निकालना होगा, फिर उसका ट्रांसपोज करना होगा, वो हमारा एडजॉइंट हो जाएगा। अब बात आती है कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं, ये डिपेंड किस पे करता है। अगर हमारे मैट्रिक्स ए की वैल्यू जो है 0 नहीं आती, डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0, तब हमारा ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तब देन ए इनवर्स एग्जिस्ट। अगर ये हमारा 0 आ जाता है तो फिर ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। इसको एग्जिस्ट करने के लिए डिटर्मिनेंट की ए की वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए। इतना सारा काम हमें करना है, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। क्या निकालते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, ठीक। तो इसका मतलब क्या है, ए का डिटर्मिनेंट मतलब ऐसे लिखा जाएगा, जो मैट्रिक्स फॉर्म में दिया था ए हमारा ये है, इसको लिख दो 2 3 3 1 -2 1, यहाँ से 3, यहाँ से -1, यहाँ से -2। अब हमें क्या करना है, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। पहले सॉल्व करते हैं, 2 के रिस्पेक्ट में निकालेंगे वैल्यू पहले, तो 2 के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, इसके कॉलम और रो को छोड़ दिया जाए तो -2 का मल्टीप्लाई -2 से होगा तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। -1 का मल्टीप्लाई 1 से होगा, लेकिन जब उल्टा जाते हैं तो क्या आता है, निगेटिव आता है, तो ये निगेटिव प्लस कर देगा तो 1 आ जाएगा। अब इसके बाद 3 के रिस्पेक्ट में आ जाओ, इस 3 के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ से क्या है, यहाँ से इसका कॉलम और रो छोड़ दो, यानी -2 का मल्टीप्लाई -1 से होगा तो कितना आएगा, -2। 3 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो कितना आएगा, -3 आएगा। फिर इसके बाद प्लस लगा दो और ये 3 के रिस्पेक्ट में आ जाओ, तो इसके रिस्पेक्ट में आएंगे तो इसका कॉलम और रो छोड़ देंगे। -1 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो कितना आएगा, -1। 3 का मल्टीप्लाई -2 से होगा तो क्या आएगा, -3
6 आएगा, लेकिन एक माइनस और आता है तो ये प्लस का 6 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 + 1 5 हो जाएगा और 2 का मल्टीप्लाई 10 आ जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हो जाएगा मेरा 5 माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई के बाद। यहाँ पे देखो कितना बचेगा, यहाँ पर भी 15 बचेगा। ये कितना आ जाएगा, ये 40। ये 40 आया, इसका मतलब डज नॉट 0, इसका मतलब क्या हुआ देन, इसलिए ए इनवर्स एग्जिस्ट। अगर ये 0 आ जाता तो एग्जिस्ट नहीं करता, इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब हमारे पास क्या है कि कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना है ए का, मैट्रिक्स कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए। क्या लिखोगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए इसका निकालेंगे। तो ये इसको हम किससे लिखेंगे, सी से लिख देंगे। ठीक है, तो हमें सी का मैट्रिक्स निकालना है, इसके एलिमेंट निकालने हैं। ठीक, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इस साइड पर रफ वर्क करते चलेंगे। ठीक, ये हमारा साइड में रफ होता रहेगा। अगर आप इसको अगर लिखना भी चाहें तो भी लिख सकते हैं, एक एक एलिमेंट अलग अलग निकाल लें, लेकिन अगर रफ वर्क करेंगे तब भी मान होगा। ठीक है, तो आप अगर इसको साथ में लिखना चाहते हो साथ में भी लिख सकते हैं कि हम पहले एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल लें, दूसरे एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल लें, तीसरे का निकाल लें ना, जितने एलिमेंट है सबका कोफैक्टर निकाल लें, या तो हम साइड पे निकालते रहें। ठीक है, तो हम साइड पे निकाल लेते हैं, इससे रफ वर्क भी हो जाएगा और हमारा कोफैक्टर भी निकलता रहेगा। तो सबसे पहले हमें कोफैक्टर किसका निकालना है, सबसे पहले हमें कोफैक्टर निकालना है 2 का। ठीक है, इस 2 का कोफैक्टर निकालना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, हमारे पास कोफैक्टर निकालना है, इसको मान लेंगे M11। M11 का मतलब है कि पहली रो पहला कॉलम, तो M11 आता है तो -1 की पावर कितना आ जाएगा, -1 की पावर i + j होता है कोफैक्टर निकालने में, तो ये कितना आ जाएगा 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसके बाद जिसका हमें कोफैक्टर निकालना होता है उसकी रो और कॉलम को छोड़ दिया जाता है, तो क्या बचेगा, ये बचेगा -2 और 1, यहाँ पे क्या बचेगा -1 और -2। इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा मल्टीप्लाई करने के पास 4 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5। तो पहला एलिमेंट कितना आ गया, इसका कोफैक्टर का 5 आ गया। अब इसका दूसरा एलिमेंट निकालो, जिसको क्या कहा जाएगा, M12। M12 का मतलब है कि पहली रो है दूसरा कॉलम है, तो यानी इसका ये निकालना है इसका। ठीक है, तो अब इसका निकाल रहे हैं हम, जिसको सर्किल बना रहे हैं इसका कोफैक्टर निकालना है। ठीक, तो इसके निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 और जे की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 2, तो क्योंकि सेकंड कॉलम हो गया ना, तो यहाँ पे पावर कितनी आ जाएगी i + 1, यानी i की वैल्यू 1 है, j की वैल्यू 2 है, 3 हो जाएगा, यानी पावर कितना होगा -1 की पावर 3। ठीक, क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला होता है mij निकालने का, मान लो तो ये होता है -1 की पावर i + j। ठीक है, और इसके बाद जो रिमेनिंग मैट्रिक्स बचता है इसको छोड़ के, तो वो होता है उसी हिसाब से लगा रहे हैं हम लोग। बाकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं, सीधा आप लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आ जाओगे 3 के रिस्पेक्ट में लेना है, यानी इसकी रो और कॉलम को छोड़ देना है, तो क्या बचेगा 1 और 1, यहाँ पे 3 और -2। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, -2 और यहाँ पे -3, ये कितना आ जाएगा -5। इसका मतलब हुआ कि ये आ गया मेरा -5 आ गया। ठीक है, अब क्या निकालना है, अब निकालना है हमको M13। तो यहाँ -1 की पावर कितना हो जाएगा, देखो इन्हीं के हिसाब से रख दिया करो, इनको एडिशन करो, कितना है 1 + 3 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे i की वैल्यू 1 है, j की वैल्यू 3 है, बस 4 हो गया। अब क्या करना है, इसके ये वाले एलिमेंट का है, तो इसके रिस्पेक्ट में जो है रो और कॉलम को छोड़ देना, बाकी ले लेना है। क्या बचेगा 1 -2 3 -1। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा -1 प्लस हो जाएगा 6, ये आ जाएगा मेरे पास 5। तो यहाँ से कितना आ गया, ये 5 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा पहला रो का काम खत्म हो गया। अब सेकंड रो पे आ जाओ, तो इसके लिए सेकंड कलर ले लेते हैं, यहाँ पे आओ, यहाँ से क्या करेंगे M21 का मतलब सेकंड रो पे पहुँच चुके हैं, यानी इस पे आ चुके हैं, ये वाली पे M21।
तो यहाँ पे क्या आएगा, -1 की पावर कितना हो जाएगा, 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3। यहाँ पे क्या बचेगा, इसकी रो और कॉलम को छोड़ दिया जाए, कितना बचेगा, 3 3 3 और 3, क्या बचेगा नीचे, -1 और -2। इसको सॉल्व करें, कितना आएगा, -6 + 3, यहाँ से आ जाएगा -3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका -3। अब इसके बाद देखो, इस पे आ जाओ, यहाँ पे क्या आएगा, M22। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, -1 की पावर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। चलो M22 आ जाएगा, क्या है, इसकी रो और कॉलम को छोड़ दो, इसकी और रो और कॉलम को छोड़ो, कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 3 और रो हट जाए, इसकी रो और कॉलम को छोड़ेंगे, 2 3 3 -2, 2 3 3 और -2, ये बचेगा। इसको सॉल्व करो, कितना आएगा, यहाँ से 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग -1, यहाँ से भी -1 आएगा ना, ये प्लस हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे गड़बड़ी हो गई, माइनस, क्योंकि इसकी पावर कितना है, माइनस है ना, तो ये -4 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस आएगा तो ये प्लस कर देगा, इसको याद रखना, क्योंकि ये -2 ये -3 ये सब प्लस हो जाएगा। यहाँ पे इसको प्लस बना दो तो गड़बड़ हो जाती। ये वाला सही है, ठीक है, ये वाला भी इसको देख लो, ये भी ठीक है। ठीक है, अब इसमें देखो, देख लो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने किया -6, यहाँ पे किया हमने 3, तो यहाँ पे एक माइनस और आएगा, तो ये -6 को प्लस कर देगा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे हमको माइनस लिखना चाहिए था। ये माइनस आगे आ जाएगा तो ये प्लस इसको बना देगा और ये माइनस बन जाएगा, तो यहाँ से प्लस का 3 बचेगा। यहाँ पर देख लो, यहाँ पे -4, यहाँ पे माइनस का कितना आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का आ जाएगा 9, कितना बचेगा, -13। ठीक है, देखते हुए चलो, गड़बड़ हो जाएगा तो फिर फंस जाएंगे। इसका हो गया मेरा, यहाँ पे इसका एलिमेंट निकल आया, कितना आ गया, -13। देख लो एक बार फिर से ऊपर, यहाँ पे -1 था, ठीक है, तो यहाँ पे प्लस कर दो इसको। ठीक, क्योंकि यहाँ पे क्या है, -1 आएगा ना, -1 की पावर 3 है तो -1 आएगा। अब इसके बाद क्या है, अब हमारे पास निकालना है M23 मतलब इसका निकालना है, तो क्या है, इसकी रो और कॉलम को हटाएंगे तो क्या बचेगा, इसकी रो और कॉलम को हटाएंगे तो बचेगा 2 3 3 -1। तो यहाँ पे क्या बचेगा, पहले तो -1 की पावर कितना आ जाएगा, 5, फिर क्या बचेगा, 2 3, इसको हटा दिए 2 3 3 -1, 2 3 3 -1। एक बार और चेक कर लो, इसको हटाने के बाद इसके रिस्पेक्ट में कॉलम और इसको हटा देंगे तो 2 3 3 -1। ठीक है, इसको सॉल्व करो तो माइनस यहाँ से आ जाएगा एक, तो माइनस यहाँ से आ गया। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, -2 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो -9 आएगा, तो सब इसको ऐड करो, कितना आ जाएगा, 11 का मल्टीप्लाई होगा 1 से, कितना आ जाएगा, 11 का मल्टीप्लाई -1 से होगा, -11 है तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो यहाँ पे 11 आ गया। ठीक है, ये 11 आ गया। ठीक, अब हमें क्या करना है, अगला निकालना है। अब अगला निकालने के लिए ये कलर ले लेते हैं। अब निकालना है हमको M31 पे आ जाओ। M31 का मतलब है इसका एलिमेंट निकालना है। ठीक है, इसका निकालना है तो इसकी रो और कॉलम को हटा देंगे, कितना बचेगा, 3 3 2 -2 1, 3 3 -2 1। ठीक है, यहाँ पे -1 की पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि 3 + 1 4 हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ का जो बचेगा मेरे पास, ये हटा 3 3 -2 1, 3 3 -2 1, 3 3 -2 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, जब इसको सॉल्व करेंगे -1 की पावर 4 है तो कितना आएगा, प्लस का आएगा। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करो, ये 3 आ जाएगा, यहाँ से मेरे पास प्लस का 6 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 10, यहाँ का एलिमेंट आ जाएगा 10। अब इसके बाद अगला एलिमेंट आ जाओ, यहाँ का कोफैक्टर निकाल लो। यहाँ का जब कोफैक्टर निकालोगे क्या है, इसका रो और कॉलम हटा देना है, क्या बचा, 2 3 1 1, 2 3 1 1। ठीक है, 2 3 1 1,
यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा M32। M32 का मतलब है कि -1 पर कितना आ जाएगा 5। यहाँ पे क्या बचा है देख लो एक बार फिर से, जब इसको करेंगे तो कितना बचेगा, ये इसके लिए निकालना है तो इसका ये हट जाएगा और ये हट जाएगा, 2311 2311 2311। सॉल्व कर लो इसको, सॉल्व करेंगे -1 की पावर 1 5 है तो 1 माइनस का 1 आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करोगे -2 -3 तो मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस कर देगा 5 आ जाएगा। ये एलिमेंट मेरा कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, अब अगला लास्ट एलिमेंट है कोफैक्टर का, इसका निकालना है। इसका रो और कॉलम हटा दो, ये हटाओगे तो क्या बचेगा 2 3 -1 2 3 1 -2। यहाँ से हमारे पास किसका निकलेगा M33 मतलब -1 की पावर 6। ये क्या बचा देख लो, यहाँ पे बचा मेरे पास 2 3 1 -2 2 3 1 -2। एक बार मैच करा लो, 2 3 -1 -2। ठीक है, इसको सॉल्व करो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आएगा -4 -3 आ जाएगा -7। ठीक है, यहाँ पर यहाँ का एलिमेंट आ गया -7। ठीक, एक बार इसको मैच कर लो, क्योंकि कोफैक्टर का मैट्रिक्स खराब हो जाएगा मतलब गलत हो जाएगा तो फिर उसके बाद पूरा ही क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो कोफैक्टर का मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट चेक करो, फिर उसका दूसरा चेक करो, फिर तीसरा चेक करो, सारे चेक करने हमको। ठीक है, पहला एलिमेंट चेक करते हैं। पहला एलिमेंट क्या आया, माइनस का 5 आया, सॉरी प्लस का 5 आया कोफैक्टर का मैट्रिक्स का। ठीक है, तो कोफैक्टर का मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट कितना आया 5 आया। फिर उसके बाद दूसरा देखो, दूसरा भी 5 आया, ये भी सही है। तीसरा देखो 5 आया, ये भी सही है। इसके बाद ये वाला एलिमेंट 3 आना चाहिए, 3 आया। ये -13 आना चाहिए, ये भी ठीक है। ये मेरा 11 आ रहा है ना, ये हमारा 11 आ रहा है। इसको चेक करो 11 वाला कहाँ है, ये वाला एलिमेंट 11 वाला कौन सा एलिमेंट है, ये 1 के लिए। 1 के लिए हमको चेक करना है फिर से, क्योंकि यहाँ पे गड़बड़ी लग रही है। इसका मतलब हुआ कि ये वाला एलिमेंट चेक करना है। ठीक है, इसको देखो यहाँ पे क्या -1 की पावर कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, यहाँ पे 2 इसका एलिमेंट देख लो क्या क्या आएगा 2 3 3 -1। इसके लिए क्या है, ये हटाएगा और ये हटेगा, 2 3 3 -1 2 3 3 -1। ठीक तो है, यहाँ पे 2 3 3 -1, इसका मतलब ये 11 ठीक है, गलत नहीं है। ठीक है, ये 11 ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पे 10 आना चाहिए। कौन सा 10 आना चाहिए, इसमें यहाँ पे 9 आ रहा है इसमें। इसको देख लो जरा, ये अलग गलत हमको लगता है, इसको चेक करना है ना, ये वाले को। यहाँ पे 10, ये क्या है, यहाँ पर कौन सा रो है, यहाँ पर रो 3rd है, कॉलम पहला है M31 कहाँ पे है, M31 यहाँ पे। देखो इसको देखो कितना आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे देखो यहाँ पे 3 प्लस कितना होता है 6, हमने 10 लिख दिया 9 हो, जबकि 9 होता है यहाँ पे ना, 3 प्लस 6 9 होता है ना, ये 9 हो जाएगा। यही गड़बड़ था यहाँ पे, इसको सही करो, इसको 9 करो भैया 9, ये 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 9 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद देखो 5 आना चाहिए, इसके बाद कितना आना चाहिए 9 5 आना चाहिए, यहाँ पे 1 आ रहा है, इसका मतलब ये भी गलत है। फिर इसको चेक करो, ये कितना है, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे देखो -1 तो आ जाएगा। ठीक है, 1 का मल्टीप्लाई इससे होगा, ठीक 2 आएगा, यहाँ पे प्लस का 2 आएगा तो माइनस हमने लगा दिया, ये गलत। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा। इसी वजह से हमने चेक किया था कि कहीं गड़बड़ी ना हो। यहाँ पे देखो जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 2 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो 2 आएगा ना, इसके बाद माइनस रहेगा यहाँ पे, यहाँ -1 बचेगा, ये माइनस इसको प्लस कर देगा 1 बचेगा, तो यहाँ पे 1 करो, यहाँ पे क्या आएगा 1, ये 5 गलत हो गया, ये 1 हो गया। ठीक, इसके बाद -7 आना चाहिए, ये भी सही है। इसका मतलब ये हमारा कोफैक्टर का मैट्रिक्स बन गया। अब ये कोफैक्टर का मैट्रिक्स बन गया तो अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है इसका ट्रांसपोज निकाल लेना है, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। ठीक है, क्या लिखोगे, ट्रांसपोज ऑफ
कोफैक्टर मैट्रिक्स, यानी सी का ट्रांसपोज निकालोगे तो सी टी लिख दें या फिर सी डैश लिख दें। ठीक है, इसका मतलब होता है कि जो गिवन मैट्रिक्स है उसके कॉलम को रो में बदल दें या रो को कॉलम में बदल दें। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसकी रो को कॉलम में बदल देते हैं। पहली रो क्या है, पहली रो हमारी ये है, इसको कॉलम में बदल देंगे। दूसरी रो ये है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, तो हम इसको क्या करेंगे, कॉलम में बदल देंगे। यहाँ से 5, यहाँ पर 5, यहाँ पर भी 5, यहाँ पे 3, यहाँ पर माइनस का 13, यहाँ पे 11, यहाँ पे 9, यहाँ पे 1 और यहाँ पे माइनस का 7। ये हमारा मैट्रिक्स हो गया। ठीक, ट्रांसपोज हो गया। अब हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स। ए इनवर्स क्या आ जाएगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाई, ये हमारा जो ट्रांसपोज निकला है यही हमारा एडजॉइंट हो गया है, एडजॉइंट ऑफ ए हो गया है। ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए। अब इसमें वैल्यू पुट करके निकाल लेते हैं ए इनवर्स। तो यहाँ से ए इनवर्स, ये हमारा पूरा रफ वर्क मान ले या फिर इसको साइड में दिखा दें तब भी चलेगा। ए इनवर्स, यहाँ पर हमारे डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आई थी, 40 आई थी। ठीक है, ये वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 5, 5, 5, ये 3 माइनस का 13, 11 और 9, 1 माइनस का 7, ये हमारा ये आ गया। ठीक है, सारी वैल्यू निकल आई है, ए इनवर्स निकल आया। ठीक, अब इसके बाद क्या करना है, ये क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं, इसमें पुट कर दें। ये क्वेश्चन नंबर 4 मान लो, क्योंकि वहाँ पर 1, 2, 3 मान चुके हैं, इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 में क्या है हमारे पास, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू है ए इनवर्स और कैपिटल बी। अब हमारे पास कैपिटल एक्स की वैल्यू क्या है, कैपिटल एक्स की वैल्यू है स्मॉल एक्स, वाई और जेड। ए इनवर्स हमने क्या निकाला है, अभी निकाला है ए इनवर्स, जो निकाला है उसको पुट कर दो। क्या निकाला है, 5, 5, 5। ठीक है, इसके बाद 3 माइनस 13, ठीक है, 11, यहाँ पे क्या है 9, 1 माइनस 7। ठीक, इसके बाद इसका क्या है 1/40 है, क्योंकि 40 से डिवाइड भी है, तो इसको लिख दो इज इक्वल टू यहाँ पे 1/40। ठीक, तो अब क्या है, अब बी की वैल्यू रख दो। बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, बी की वैल्यू है 5 माइनस 4, ये बी की वैल्यू है 5 माइनस 4 3, 5 माइनस 4 3, 5 माइनस 4 और 3। अब इनका पहले मल्टीप्लिकेशन निकालेंगे, फिर उसके बाद वैल्यू को इक्वल कर देंगे। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा लिख देते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे इक्वल, यहाँ पे 40 से डिवाइड होगा, ये आ जाएगा मेरा कैपिटल स्मॉल एक्स, वाई और जेड। ठीक, अब हमें क्या करना है, दोनों का पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके बाद लिख देना है। तो इनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 40 को बाहर ही रखते हैं, अभी जैसा है वैसे ही। तो क्या है, जब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई होता है तो देखा जाता है पहली मैट्रिक्स का कॉलम, पहली मैट्रिक्स का रो दूसरी मैट्रिक्स के, सॉरी, पहली मैट्रिक्स का कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के रो के बराबर होना चाहिए। ये इसका ऑर्डर क्या है, 3x1 है, और इसका ऑर्डर क्या है, 3x3 है। इसका मतलब क्या हुआ, पहली मैट्रिक्स का रो, सॉरी, कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के रो के बराबर है, तो इसका मल्टीप्लाई हो सकता है। ठीक है, जब हो सकता है तो करते हैं। तो इसका क्या करेंगे, ये पहली रो और पहला कॉलम, इसमें एक ही कॉलम है C1। ठीक है, तो पहला एलिमेंट आ जाएगा, ये C1 केवल है। 5 का मल्टीप्लाई 5 से होगा, कितना आएगा 25। 3 का मल्टीप्लाई 4 से होगा, कितना आएगा माइनस का 12। 9 का मल्टीप्लाई 3 से होगा तो 27। ठीक, इसके बाद सेकेंड रो पे आ जाओ, ये वाली रो पे, इसका मल्टीप्लाई 5 का मल्टीप्लाई 5 से होगा 25, माइनस 13 का मल्टीप्लाई माइनस 4 से होगा तो कितना आ जाएगा 68। फिर उसके बाद 1 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, 3 के साथ, तो 3 आ जाएगा प्लस का। अब तीसरी रो पे आ जाओ, 5 का मल्टीप्लाई 5 से होगा तो 25, फिर उसके बाद 11 का मल्टीप्लाई माइनस 4 से होगा तो 44, माइनस का 7 का मल्टीप्लाई होगा किससे, 3 से, तो 21। अब 1/40 बाहर ही रखो, अभी अंदर देखो क्या आता है। 25 में 12 गए, बचे 13, 13 में 40, 27 ऐड हो गए, 40 बचा यहाँ पे।
25 25 और 3 हो गए हैं जाके आपके 28, या फिर 71 71 में अगर 71 में 25 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 71 71 में 25 जोड़ते हैं तो हमारा हो जाता है 95 हो जाएगा। 71 इंटू 25 ये हो जाएगा 96 हो जाएगा। तो ये हमारा 96 हो जाएगा। ठीक है, देख लेना एक बार। 25 71 6, हाँ ठीक है, 96 हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद क्या है, इसको देखो, यहाँ से हमारे पास 25 है, यहाँ से 4 बचे, 4 इससे हट जाएंगे तो ये 40 बचेगा, ये भी माइनस का। ठीक, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। जब सॉल्व करेंगे कितना आएगा, सॉल्व करने के बाद यहाँ पे हमारा इसको जरा देख लो एक बार, इसमें गड़बड़ी लग रही कहीं पे। ये कितना है, 5 का मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 25 के साथ, तो 25 आएगा। 13 का मल्टीप्लाई होगा, 13 का 13 13 चौको 68 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, 1 का मल्टीप्लाई 3 से होगा, कितना आ जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 3 से होगा तो कितना आ जाएगा, अच्छा 13 चौको 52 होता है, यहाँ पे गड़बड़ी हो गई। 13 चौको 68 कहाँ होता है, ये 52 होता है ना, 13 चौको 52 होता है 52। ठीक, तो यहाँ पे ऐड करो इसका। ठीक, यहाँ पे ऐड करो कितना आएगा, ये आ जाएगा मेरा 80 आ जाएगा, ये गड़बड़ी हो गई थी। ठीक, अब इसको हमें क्या करना है, 40 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो अंदर क्या बचेगा 1, यहाँ 2 और यहाँ -1। ठीक है, यही हमारा एक्स वाई जेड के बराबर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स वाई और जेड इसके बराबर हो गया 1 2 -1। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, कंपेयर करने के बाद 1, वाई की वैल्यू आ जाएगी 2 और जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। यही प्रोसेस है, इसी से हमें सॉल्व करना है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, समझ में आया तो लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये क्वेश्चन है, इसका अवकलन करना है, 8 नंबर का पार्ट है। tan इनवर्स y माइनस एक्स ब्रैकेट में dy इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। इंग्लिश मीडियम वाले देख लें, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन tan इनवर्स y माइनस एक्स dy इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। तो गिवन है उसको लिख लो, गिवन इक्वेशन हमारे पास है tan इनवर्स y माइनस एक्स और ये dy है इज इक्वल टू है 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स है। ठीक है, अब इसको हमें देखना है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको dx आगे लिख लो, dx। ठीक है, और इससे डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन, पूरी इक्वेशन को। तो ये हमारा हो जाएगा tan इनवर्स y माइनस एक्स, tan इनवर्स y माइनस एक्स। ठीक है, ये किससे डिवाइड किया हम, 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये डी वाई है इसके नीचे रख देते हैं, डी वाई सॉरी। क्या हुआ है कि अभी तक हम लोग जब इक्वेशन लिखते थे तो वो होता था डी वाई बाई डी एक्स के रूप में, लेकिन इस बार इसका उल्टा है, ये क्या है, डी एक्स बाई डी वाई के रूप में है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये हमारा लीनियर इक्वेशन का फॉर्म बन सकता है, लेकिन डी एक्स के रिस्पेक्ट में, सॉरी वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन होगा तब बन सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको डी एक्स बाई डी वाई, डी एक्स वाई डी वाई, ये क्या आ जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं tan इनवर्स y ब्रैकेट में क्या है, डिवाइड में क्या है, 1 प्लस वाई स्क्वायर एक तरफ माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ये वाले पार्ट को हम राइट साइड भेज देंगे। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, dx बाई dy, याद रखना dx ऊपर है, ये वाला राइट साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर और ये x हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा tan इनवर्स y डिवाइड बाई 1 प्लस
वाई स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो हो गई, इसको हम जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे। जनरल फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लिखें या फिर डिफरेंशियल इक्वेशन। जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है जनरल फॉर्म? अभी तक जो हम लोग लिखते थे, क्या लिखते थे? वही इक्वेशन हमारी होती थी डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, फिर उसके बाद पी वाई इक्वल होता था क्यू के। लेकिन इस बार कहानी उल्टी है कि डी एक्स ऊपर है और डी वाई नीचे है। तो हम क्या लिखेंगे, जो हमारी जनरल इक्वेशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, डी एक्स के रूप में हो जाएगी। डी एक्स ऊपर हो जाएगा, ठीक है, नीचे डी वाई हो जाएगा, प्लस पी हो जाएगा, जहाँ पर वाई है वहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा क्यू के। ठीक, अभी तक हम लोग ये लिखते थे, लेकिन अब हमारा एक्स के रूप में है। तो ये हमारी क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गई। तो इससे कंपेयर करोगे, ये बताने के लिए लिखा है कि साइड में कि पहले ये फॉर्म था, इसको रफ कर दो तो कंफ्यूजन रहेगी। इस फॉर्म से हमारा इस बार क्या बना है, एक्स के रिस्पेक्ट में बना है। कंपेयर करोगे तो क्या आएगा, यहाँ से हमारे पास पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कंपेयरिंग 1 एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड को कंपेयर करोगे तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1 डिवाइड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर। और क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्यू की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स वाई डिवाइड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, पी और क्यू की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास क्या है, इसका सोल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होता है। क्या, इंटीग्रेशन फैक्टर या इंटीग्रेटिंग फैक्टर? इंटीग्रेशन फैक्टर का है या इंटीग्रेटिंग फैक्टर का है? इसको किससे लिखा जाता है, आई एफ से। ये क्या होता है, ये होता है इंटीग्रेशन करेंगे लेकिन ई की पावर में करेंगे। ई की पावर में इंटीग्रेशन किसका होगा, पी क्यू का। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में होगा, अभी तक हमारा वाई के रूप में चल रहा था, एक्स के रेफरेंस में डिफ्रेंसिएशन किया जा रहा था, अब वाई के रूप में, क्योंकि यहाँ पर वाई वेरिएबल है, वहाँ पर एक्स था। तो ये फार्मूला हमारा बन जाएगा इसका। तो यहाँ से हम आई एफ निकालेंगे। आई एफ का मतलब है इंटीग्रेटिंग फैक्टर या इंटीग्रेशन फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ इज इक्वल टू ई की पावर कितना आ जाएगा, यहाँ पर पी की वैल्यू कितनी निकाली हमने, ये निकाला है, इसको पुट कर दो, ये 1 डिवाइड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, डी वाई। आगे क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन आ जाएगा। यहाँ पे इंटीग्रेशन का निशान ये हमारा। तब इसको सॉल्व करेंगे आगे तो कितना आ जाएगा, ई की पावर, ये कितना आ जाएगा, tan इनवर्स वाई, ये हो जाएगा। ठीक, क्यों हो जाएगा, चूंकि 1/1 प्लस वाई स्क्वायर का अगर इंटीग्रेशन निकाला जाए तो ये आता है tan इनवर्स वाई। ये हमें पता होना चाहिए। अब क्या है, अब हमारे पास जब इंटीग्रेशन फैक्टर निकल आया, क्या निकला, आई एफ इज इक्वल टू आ गया हमारे पास ई की पावर tan इनवर्स वाई। अब हमारे पास जनरल सोल्यूशन क्या होता है, जनरल सोल्यूशन होता है सोल्यूशन। अभी तक हम लोग y के रूप में लिखते थे, अब x के रूप में लिखेंगे। x इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर आई एफ इज इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन, ठीक है, इसके बाद क्या लिखेंगे, q इंटू क्यू के बाद क्या आएगा, आई एफ, ठीक है, और ये डी वाई प्लस कॉन्स्टेंट एक अलग आएगा। x की वैल्यू कितनी है, x ऐसे ही रहेगा, आई एफ की वैल्यू कितनी निकाला, e की पावर tan इनवर्स y बराबर इंटीग्रेशन, q की वैल्यू कितनी आई है, q की वैल्यू हम लोगों ने ये निकाला था tan इनवर्स 1, ये क्या है, tan इनवर्स
वाई डिवाइड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये क्या है, ये हमारा क्यू है। इसके बाद क्या है, ई की पावर tan इनवर्स वाई, ठीक है, ये हमारा डी वाई है। और प्लस सी कांस्टेंट चलता रहेगा, कब तक चलेगा अभी पता चल जाएगा। अब इसके बाद क्या करोगे, हम मान लेंगे, लेट कर लेंगे, क्या लेट करेंगे कि tan इनवर्स y इज इक्वल टू हमारे पास है टी के। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, अगर इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, y t के रिस्पेक्ट में मान लो, तो यहाँ से हमारे पास डी टी इज इक्वल टू आ जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन करो कितना आ जाएगा, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, ये डी वाई आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हमारे पास tan इनवर्स y अगर है तो इसका डिफ्रेंशिएशन करना होता है हमें, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, और ये डी वाई उसी से आ गया ये। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर की जगह हम लिख सकेंगे डी टी, और tan इनवर्स y की जगह टी लिख देंगे। पुट करो, पुट करेंगे तो यहाँ पे x, इसकी ये कितना आ जाएगा, t आ जाएगा, e की पावर कितना आ जाएगा, t, क्योंकि tan इनवर्स कितना, tan इनवर्स y कितना t है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ पे देखो, यहाँ पर tan इनवर्स की जगह t रखेंगे, t, और जो डिवाइड है 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, इसकी जगह पूरा क्या लिख सकते हैं, डी वाई अगर इसके साथ लिया है तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं, इसकी जगह डी टी लिख सकते हैं, लेकिन उससे पहले इसको लिख दो, ई की पावर tan इनवर्स की जगह, ई की पावर tan इनवर्स वाई की जगह टी लिख देंगे, यहाँ पे डी टी प्लस कांस्टेंट, ठीक। अब हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है, पहले फंक्शन इसको मान लो या इसको मान लो, किसी को भी मान सकते हैं, लेकिन हमेशा एक्सपोनेंशियल फंक्शन को पहला फंक्शन माना जाता है, सॉरी सेकंड फंक्शन माना जाता है, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन करना आसान होता है, ठीक। तो करो फिर। इसके बाद हमारे पास अगर दो फंक्शन गिवन है, दो फंक्शन गिवन है तो उनके लिए जो फार्मूला होता है, अगर दो फंक्शन गिवन है, जैसे एक हमारा फंक्शन f1x है, दूसरा f2x है, इनका हमें डिफ्रेंशिएशन करना होता है, तो क्या करते हैं, पहले फंक्शन को ऐसे ही लिख दो f1x, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन कर दो f2x dx, फिर उसके बाद माइनस लगा दो, इंटीग्रेशन लगाओ पहले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन f'(x), दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन, फिर से दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन करोगे f2x dx, ठीक है, तो ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा, फिर dx आ जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट हम इसमें लगाएंगे। तो इसमें क्या है, हमारा ये पहला फंक्शन होगा, सेकंड फंक्शन ये होगा, तो पहले फंक्शन का क्या करना है, हमें पहले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करना है, सॉरी पहले फंक्शन को ऐसे लिख दो, यानी टी को ऐसे लिख दो, दूसरे फंक्शन का क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन, e की पावर टी का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, e की पावर टी रहता है माइनस, फिर उसके बाद क्या करना है, पहले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करो, टी को डिफ्रेंशिएट करोगे टी के रिस्पेक्ट में, क्या आएगा 1, और इसका जिसका इंटीग्रेशन करोगे e की पावर टी का इंटीग्रेशन e की पावर टी रहेगा, ये कितना आ जाएगा डी टी प्लस सी कॉन्स्टेंट अलग रहेगा। अब इसमें करोगे टी e की पावर टी, इसका करोगे कितना आएगा माइनस e की पावर टी, ठीक है, और डी टी प्लस सी। अब क्या है, टी इंटू ई की पावर टी, ठीक, यहाँ पे माइनस ई की पावर टी का डिफ्रेंशिएशन फिर से करोगे कितना आएगा, ई की पावर टी आ जाएगा, ठीक है, प्लस सी कांस्टेंट अलग चलता रहेगा, ये कितना है एक्स ई की पावर टी है। अब क्या करोगे, टी की वैल्यू पुट कर दो, या फिर अभी इसको, इस सारे पार्ट को हम ले जाते हैं कहाँ पर, राइट साइड पे, तो यहाँ पे हमारा लेफ्ट साइड में एक्स ई की पावर टी, इसको ले जाओगे उठा के यहाँ पर, तो क्या आएगा माइनस टी ई की पावर टी, यहाँ पे प्लस हो जाएगा ए की पावर टी, ये बराबर हो जाएगा सी कांस्टेंट के। अब हमें क्या करना है, जो टी की वैल्यू है उसको पुट कर देंगे, एक्स सबसे पहले एक बार कॉमन ले लेते हैं, ई की पावर टी माइनस टी प्लस 1, ई की पावर टी बाहर आ गया। अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं, वैल्यू पुट करेंगे क्या आएगा,
एक्स ई की पावर टी, टी बराबर क्या माना हमने, टी बराबर माना है tan इनवर्स वाई प्लस 1, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, ई की पावर tan इनवर्स वाई, ये बराबर हमारा सी, यही हमारा सोल्यूशन है। क्योंकि हमारे पास टी इज इक्वल टू क्या था, tan इनवर्स वाई, ठीक है, तो हमारा ये आंसर हो गया। इसमें कॉन्सेप्ट क्या क्या लगे हैं, दो कॉन्सेप्ट लगे हैं। पहला तो हम क्या करेंगे, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो लीनियर फॉर्म में, वो एक्स के रिस्पेक्ट में है, ना कि वाई के रिस्पेक्ट में। दूसरा ये वाला फार्मूला लिख लो, फार्मूला इंपॉर्टेंट है कि अगर हमारे पास दो फंक्शन दिए हैं, दो फंक्शन अगर हमारे पास दिए हैं, मान लेते हैं एक फंक्शन हमारा f1x है, ठीक है, दूसरा f2x है, और इनका इंटीग्रेशन हमें करना है, तो हमें करने का तरीका ये है कि पहले फंक्शन को क्या करोगे, पहले फंक्शन को ऐसे ही लिख दो यानी f1, दूसरे फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर दो यानी f2 का इंटीग्रेशन, सॉरी डिफ्रेंशिएशन नहीं, इंटीग्रेशन। पहले फंक्शन को ऐसे ही लिख दो, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन dx हुआ, एक पार्ट ये हो गया तुम्हारा। फिर उसके बाद माइनस लगाओ, इंटीग्रेशन लगाओ, सेमी ब्रैकेट लगाओ, इससे क्या होगा, पहले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन यानी एफ डैश एक्स, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन यानी एफ टू डी एक्स, फिर उसके बाद ब्रैकेट बंद करो और ये डी एक्स। ये हमारा कॉन्सेप्ट है, ये फार्मूला याद रखना, अगर दो फंक्शन दिए होते हैं तो उनका इंटीग्रेशन करने का इसका यूज हुआ है। तो एक बार और देख लो, सबसे पहले क्या किया गया, जो हमारे पास जनरल फॉर्म होती है डिफरेंशियल इक्वेशन की, उसके रूप में बनाने के लिए हमने इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। इससे डिवाइड किया कि dx के रूप में बना लिया, और ये 1 प्लस वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, और इसके बाद dy को इधर कर दिया, इनको अरेंज कर दिए, ठीक। इससे पहले जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होती थी वो dy बाई dx के रूप में होती थी, लेकिन इस बार dx बाई dy के रूप में है, तो हमने इसको चेंज करके ऐसे बना लिया। लेकिन जनरल फॉर्म की जो इक्वेशन हमारी बन के आई वो बनी dx डिवाइड बाई dy प्लस px इज इक्वल टू q, यानी इस बार x के रिस्पेक्ट में इक्वेशन बनी। जब x के रिस्पेक्ट में इक्वेशन बनी तो हमने क्या किया, कंपेयर किया, p की वैल्यू निकाल ली और q की वैल्यू निकाल ली। फिर उसके बाद हमारे पास इंटीग्रेशन फैक्टर या इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है, ठीक है, लिख सकते हो इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है या फिर इंटीग्रेशन फैक्टर क्या है, उसका यूज किया आई एफ इज इक्वल टू ई की पावर पी डी वाई। इससे पहले जो हमारा फार्मूला होता था क्या होता था, अगर एक्स के रिस्पेक्ट में इक्वेशन दी गई है तो हो जाता था हमारे पास आई एफ, हो जाता था आई एफ इज इक्वल टू ई की पावर पी, और ये यहाँ पे आ जाता था डी एक्स, लेकिन ये इक्वेशन हमारी वाई के रेफरेंस में डिफ्रेंशिएट की गई है, इसलिए डी वाई आ गया, ठीक है। जब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास अगर ये दिया है 1 डिवाइड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर, इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो ये आता है tan इनवर्स वाई के, तो इसका यूज करके यहाँ पे लिख दिया। फिर उसके बाद जनरल सोल्यूशन जो आएगा वो क्या आएगा, इस अगर हमारे y के रिस्पेक्ट x के रिस्पेक्ट में इक्वेशन होती तो y यहाँ पे आ जाता, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में है तो x यहाँ पे आया इंटू आई एफ, इसके बाद ये इंटीग्रेशन फैक्टर इंटीग्रेशन है, ठीक है, ये निशान इंटीग्रेशन का है, तो इंटीग्रेशन का निशान लगाएंगे, और इसके बाद q इंटू आई एफ, मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी वाई प्लस सी, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक। सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये कंडीशन आ जाएगी, तो यहाँ से हमने इसको सॉल्व किया, यहाँ से मान लिया कि t बराबर हमारे पास tan इनवर्स y है, ठीक है, tan इनवर्स y है। फिर इसके बाद इससे हमने dt निकाल लिया, तो dt हमारा ये निकल के आया, तो ये क्या हुआ कि इसकी जगह पे हम इस होल वैल्यू की जगह पे dt लिख देंगे, और बाकी जहाँ पर tan इनवर्स y था वहाँ t लिख देंगे, तो ये हमारे पास कंडीशन बन गई। इसके बाद इसमें क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को क्या करते हैं, सेकेंड फंक्शन मानेंगे, और जो नॉर्मल फंक्शन उसको t मान लेंगे, फिर कॉन्सेप्ट लगा देंगे, ठीक है। तो फिर क्या होगा, इसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा x माइनस tan इनवर्स y प्लस 1 ई की पावर tan इनवर्स y बराबर c। तो हमारे पूरे 8 नंबर हमको मिल जाएंगे। समझ में आया तो लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये क्वेश्चन नंबर 9 का 9 में कोई एक पार्ट करना है, ठीक है। इवेल्युएट दिस, 0 से पाई है, तो ये x dx, इसका डिवाइड किया गया है a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स,
इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, हिंदी मीडियम में क्या है, इवेल्युएट का मतलब है मूल्यांकन, यानी मान ज्ञात करना है हमको। चलो इसको सॉल्व करते हैं। जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इसको लिखेंगे, क्या है, 0 से पाई एक्स डी एक्स, जो गिवन है हमको उसको लिख लेंगे। गिवन क्या है, आई इज इक्वल टू, मान लेते हैं इसको, क्या गिवन है, 0 से पाई एक्स डी एक्स, डिवाइड किससे किया जा रहा है, डिवाइड किया जा रहा है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, इससे डिवीजन पे है। ये कंडीशन देख लो एक बार, सही लिखा है, एक्स डी एक्स डिवाइड बाई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ये हमारे पास है। इसको हमको सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट हो गई, एक मिनट, इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब हमें क्या करना है, हमारे पास डिफरेंशियल की एक प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी कैसे है कि अगर हमारे पास एक फंक्शन दिया गया है जिसकी रेंज ए से बी है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, तो ये बराबर होगा, किसके बराबर होगा, लिमिट हमारी ए से बी, ब्रैकेट में जाएंगे, जहाँ पर एक्स है ये लिख देंगे एफ। ठीक है, जहाँ पर एक्स है, जहाँ पर एक्स है, शब्द सुन लो, जहाँ पर एक्स है वहाँ पे क्या करेंगे, दोनों लिमिट को ऐड करेंगे, यानी ए प्लस बी करेंगे, ए प्लस बी करेंगे, माइनस कर देंगे एक्स को। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा डी एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो फंक्शन हमको दिया गया है, जो फंक्शन हमको दिया गया है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर हमारे पास अपर लिमिट और लोअर लिमिट दी है एफ एक्स डी एक्स बराबर, तो उसको हम लिख सकते हैं ए से बी, यानी लिमिट ए से बी एफ, जहाँ पर एक्स है वहाँ पर क्या लिख सकते हैं, दोनों लिमिट को ऐड करेंगे, ए प्लस बी माइनस कर देंगे एक्स में, तो ये हमारा बराबर आएगा, चाहे ऐसे सॉल्व करें चाहे ऐसे सॉल्व करें। ये हमारे पास कंडीशन होती है, ये प्रॉपर्टी होती है किसकी, लिमिट की। तो इसको हम ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, ये वाला हमने फार्मूला यूज किया है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, पहली इक्वेशन पहुंचेंगे, पहली इक्वेशन में जब पहुंचेंगे तो ए बराबर कितना है, पहली इक्वेशन में ए बराबर 0 है, बी बराबर कितना है, पाई है, तो यानी क्या होगा, हमारे पास जो फंक्शन दिया है 0 से पाई, ठीक है, एक्स डिवाइड बाई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पर क्या है, डी एक्स है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0 से पाई, जहाँ पर भी एक्स है, जहाँ पर भी एक्स है वहाँ क्या करेंगे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ऐड कर देंगे और उसमें एक्स घटा देंगे। अपर लिमिट कितनी है, पी है, पाई है सॉरी, लोअर लिमिट 0 है, क्या करेंगे, पाई माइनस एक्स, क्योंकि 0 का कोई काम नहीं यहाँ पर, डी एक्स डिवाइड कर देंगे, नीचे आएंगे, जहाँ पर एक्स है वहाँ पर क्या खेल हो रहा है, जहाँ पर एक्स है वहाँ पर खेल हो रहा है मेरा, अपर लिमिट में एक्स घटा दिया जा रहा है, तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर है हमारे पास, ब्रैकेट में जाएंगे, क्या है, जहाँ पर भी एक्स है वहाँ पर हमारा खेल क्या हो रहा है, पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास कोऑर्डिनेट होता है, कोऑर्डिनेट की कंडीशन क्या होती है ये बताएंगे अभी। ठीक, तो ये किसके बराबर है, ये सब आई के बराबर है, तो ये हमारा आई इज इक्वल टू आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 0 से पाई, यहाँ से क्या आ जाएगा, पाई माइनस एक्स डी एक्स, नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा, देखो हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट की बात की जाए तो 4 कोऑर्डिनेट होते हैं। ठीक, पहला कोऑर्डिनेट, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक, पहले कोऑर्डिनेट में जितने भी फंक्शन होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑल पॉजिटिव होते हैं, यानी ए का मतलब होगा यहाँ पर जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होंगे सब पॉजिटिव होंगे, साइन कॉस कॉट टेन सेक कॉसेक सब पॉजिटिव होते हैं। और इसके बाद सेकंड का मतलब होता है एस, ए एस, एस का मतलब होता है साइन, और साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक, ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं। यहाँ पर आ जाता है टी, टी का मतलब होता है
tan और cot को छोड़ के बाकी जो आएंगे वो सब निगेटिव होंगे। यहाँ पे क्या आता है, सी फॉर cos और sec, इनको छोड़ के बाकी सब निगेटिव होंगे। ये फार्मूला होता है ASTC, याद रखना, ये सीक्वेंस होता है। लिमिट क्या होती है, यहाँ पे 0 से स्टार्ट होती है, यहाँ पाई बाई 2 तक जाती है, यहाँ क्या जाता है, पाई जाता है, और यहाँ पर जाता है 2 पाई बाई 3 जाता है। ठीक है, इसके बाद ये क्या जाता है, ये जाता है हमारा 2 पाई। तो ये साइकिल की लिमिट हो गई। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो फंक्शन है क्या है, पाई में कुछ घटा हुआ है। पाई में कितना घटा है, एक्स घटा है, लेकिन पाई बाई 2 नहीं घटा है, यानी पाई में एक्स घटा है जिसकी लिमिट पाई बाई 2 से कम है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा यहाँ पे लाई करेगा, ये जो फंक्शन है कॉस पाई माइनस एक्स हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, और साइन पाई माइनस एक्स ये भी सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, बाकी निगेटिव होता है। और एक प्रॉपर्टी होती है कि कॉस 180 माइनस थीटा आता है कॉस थीटा। ठीक है, कॉस 180 माइनस थीटा कॉस थीटा आता है, लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो माइनस आगे आ जाता है। साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा आता है, लेकिन क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकेंड, इसलिए पॉजिटिव आ जाता है। तो याद रखना, पाई के रूप में जब होते हैं तो ये फंक्शन चेंज नहीं होते। क्या नहीं होता, यानी अगर साइन पाई प्लस माइनस थीटा दिया हुआ है तो ये साइन आएगा, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव हो जाएगा, अगर अगर थर्ड क्वाड्रेंट में तो निगेटिव हो जाएगा। वही केस होता है कॉस के लिए, कॉस पाई प्लस माइनस थीटा जो होता है ये हमारा क्या आता है, ये कॉस थीटा आएगा, लेकिन डिपेंड करेगा किस क्वाड्रेंट में है। अगर तीसरे में आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, सेकंड में आएगा तो निगेटिव हो जाएगा। ठीक, तो ये इसका मतलब ये हुआ कि साइन और कॉस जो है 180 पे चेंज अपनी पोजीशन नहीं करते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है वही कॉन्सेप्ट लगाना है हमें। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास देखो ये जो है हमारा किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस निगेटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है, लेकिन कॉस स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आएगा, ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स। क्यों हो गया पॉजिटिव, क्योंकि स्क्वायर है, माइनस आएगा फिर स्क्वायर हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। वही केस इसमें होगा, तो ये हो जाएगा बी साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये बन गया। ये इक्वेशन हमारी सेकंड हो गई। और पहली इक्वेशन कौन सी थी, पहली इक्वेशन ये है। दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, एडिशन, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर भी आई है और वहाँ पर भी आई है। ठीक है, दोनों आई मिलके क्या हो जाएंगे, 2i हो जाएंगे। तो कितना हो जाएगा, 2i बराबर कितना आ जाएगा, 0 से पाई। एक बात और याद रखना, अगर हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास दो फंक्शन है, अगर हमारे पास दो फंक्शन है और दोनों फंक्शन की जो लिमिट दी गई है, क्या दी गई है, अगर हमारे पास एक फंक्शन ये है 0 से a f1x प्लस एक फंक्शन है 0 से a f2x। ठीक है, और ये dx है, ये भी dx है। इसका मतलब क्या है कि दोनों फंक्शन में, सही से लिख देते हैं, क्या है हमारे पास फंक्शन, एक फंक्शन है 0 से a f1x dx है, प्लस एक फंक्शन है 0 से a f2x dx है। तो इसका मतलब हम ये इसको ऐसे लिख सकते हैं, 0 से a ब्रैकेट में जाएंगे f1x प्लस f2x dx। तो ये दोनों बात बराबर होती है, यानी इनको अलग अलग ना लिख के एक साथ भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर ये वाली प्रॉपर्टी भी लगा देंगे हम इसमें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 से पाई, क्योंकि लिमिट दोनों की सेम है। ठीक है, इसकी भी 0 से पाई है और इसकी भी 0 से पाई है, तो इसको हमने बराबर कर दिया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा क्या, और इनका बेस कितना है, बेस दोनों का सेम है, तो बेस भी हम एक बार बराबर ले लेते हैं। एक a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, इसलिए बेस भी बराबर आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, ऊपर ऊपर जो है पहले क्या है, एक्स है, फिर क्या है, पाई माइनस एक्स है, और ये डी एक्स है। क्योंकि दोनों का बेस बराबर है तो हम सीधे एडिशन कर देंगे और बेस लिख देंगे a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये हमारा डी एक्स हो गया। अब क्या है, इसको सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ से हमारे पास 2i इज इक्वल टू आ जाएगा क्या, 0 से पाई। ठीक, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या है, x से ये x कट जाएगा, कितना बचेगा, पाई बचेगा, और ये dx। नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है,
चलो अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें 2 से डिवाइड कर देना है और पाई को अलग कर लेना। पाई कांस्टेंट है क्योंकि आई इज इक्वल टू आ जाएगा मेरा पाई बाई 2, ठीक है। और लिमिट कितना हो जाएगा 0 पाई, यहाँ पे बचेगा डी एक्स डिवाइड बाई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ठीक। अब हमें क्या करना है, दोनों तरफ हम क्या करते हैं सेक स्क्वायर से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी सेक स्क्वायर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में। यहाँ पे क्या आएगा सेक स्क्वायर एक्स, डिवाइड में भी रख देंगे सेक स्क्वायर एक्स, दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा देख लो, इसके बाद हमारे पास ये हो जाएगा, इसके बाद हमारा आई इज इक्वल टू हो जाएगा क्या पाई बाई 2 रहेगा, ठीक है। यहाँ 0 से पाई रहेगा, ये भी ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स। नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हमारा हो जाएगा देखो यहाँ पर सेक स्क्वायर और कॉस स्क्वायर जब मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे सेक स्क्वायर और साइन स्क्वायर जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा tan स्क्वायर हो जाएगा, तो ये tan स्क्वायर एक्स, ठीक है। कितना हो गया मेरा डी एक्स, कितना आ गया ये डी एक्स हमने ऊपर लिख दिया। क्या हुआ है, क्या हुआ ये मतलब एक हुआ है कि कॉस स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स अगर है तो ये हो जाता है 1, क्योंकि ये 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स जो होता है 1 बाई सेक स्क्वायर एक्स होता है। और उसके बाद क्या है साइन स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा, मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 ये साइन स्क्वायर एक्स है, इसको डिवाइड कर दोगे 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स है तो tan स्क्वायर हो जाएगा। अब हमारे पास क्या है आई इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें tan स्क्वायर बराबर कुछ मान लेना है, यानी tan बराबर मान लेना है। tan बराबर क्या मान लेना है, t मान लेना है। तो हम क्या करते हैं लेट कर लेते हैं क्या कि tan x बराबर हमारा क्या है t है, tan x बराबर t है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा dx, सॉरी जब अब हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन करने पे हमारा हो जाएगा इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, सॉरी डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा tan x का डिफ्रेंसिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स और dx बराबर आ जाएगा dt। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेक स्क्वायर एक्स dx किएगा dt लिख सकते हैं। अब लिमिट का देख लो, लिमिट क्या हो जाएगी, पहला जब x बराबर हमारा 0 था तो tan x कितना है, जब x 0 है तो tan x कितना है, tan x जो होता है tan 0 की वैल्यू कितना होता है 0 होता है, तो t हमारा कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जब x हमारा क्या है, x बराबर हमारा पाई है तो tan t कितना है, tan पाई की वैल्यू कितनी होती है, tan पाई की वैल्यू होती है इनफाइनाइट, ठीक है। tan पाई की वैल्यू होती है हमारे पास, ये तो फंस जाएगा यहाँ पे, tan पाई से पहले इसको हमको ये वाला कॉन्सेप्ट लगा लेना होगा एक, और क्या लगा लेना होगा, क्योंकि हमारे पास पाई वाला खेल आएगा तभी पाई बाई 2 की वैल्यू हमारे पास पता है इनफाइनाइट होती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं एक खेल और लगा लेते हैं, क्या खेल लगाते हैं देखो जरा। सबसे पहले हम इसको एक प्रॉपर्टी और हमारे पास होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है ये देख लो जरा, क्योंकि अगर यहाँ पे लगा देंगे सीधे तो ये हमारे पास फंक्शन बन नहीं पाएगा। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगा देते हैं, ये वाली प्रॉपर्टी लगा देते हैं। देख लो हमारे पास एक प्रॉपर्टी और होती है, उसको भी लिख लेते हैं। प्रॉपर्टी ये कहती है कि हमारे पास अगर एक फंक्शन है 0 से 2a, क्या है 0 से 2 है, वो fx है, ठीक है, वो fx है और ये dx, तो ये हमारा बराबर क्या होगा, हमारा बराबर हो सकता है 2 टाइम्स ऑफ 0 से a, 0 से a f, ब्रैकेट में क्या करोगे जाके, ब्रैकेट में हम लिख देंगे x और dx। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो लिमिट थी उसका 2 आगे आ गया और लिमिट हमारी आधी हो गई fx dx। ये तभी पॉसिबल है इफ, कब हो सकता है इफ, ये तब हो सकता है जब हमारा fx, जब हमारा क्या f2a माइनस x बराबर आ जाए fx। अगर ये आता है तभी ये कंडीशन लग सकती है, अदरवाइज नहीं लगेगी। तो हमें चेक करना होगा सबसे पहले जो हमारा फंक्शन है वो इस रूप में आ पा रहा है कि नहीं आ पा रहा है। अगर नहीं आएगा तो ये कंडीशन नहीं लग पाएगी।
तो हमें जो फंक्शन दिया है, क्या दिया है, ये फंक्शन है पूरा एफ एक्स। तो इससे निकाल लेते हैं क्या है एफ एक्स बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर एफ एक्स बराबर, यहाँ पर टी मान लेंगे क्योंकि एफ एक्स एक्स के रूप में तो दिया ही हुआ है, तो एफ एक्स हाँ लिख सकते हैं, एफ एक्स ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या है, ये हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स है, ठीक है, डिवाइड बाई यहाँ पे क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है, इसको हमें इस रूप में सेटिस्फाई कराना है कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होती कि नहीं होती। लिमिट कितनी है, यहाँ पे 0 से पाई है, इसका मतलब क्या है, जहाँ 2 है वहाँ पाई रखेंगे। तो हमारे पास क्या है, लिमिट की जगह हम रखेंगे एफ, क्या रखेंगे 2a माइनस एक्स, इसको चेक करेंगे, यानी जहाँ पर एक्स है वहाँ पे क्या हो जाएगा पाई, 2a की जगह क्या रखोगे पाई, यहाँ पे रखेंगे पाई, ठीक है। तो क्या आएगा, जहाँ पर एक्स है वहाँ पर पाई माइनस एक्स, तो ये सेक स्क्वायर पाई माइनस एक्स, ठीक है। ये dx नहीं रखेंगे क्योंकि हम फंक्शन ले रहे हैं, तो ये dx हटाओ यहाँ से, केवल एफ एक्स की वैल्यू चेक करना होता है इसमें, ठीक है। तो ये हो जाएगा डिवाइड बाई, ये क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे क्या है, जहाँ पर भी एक्स है वहाँ पर हमें रखना है पाई माइनस एक्स, तो ये टेन स्क्वायर पाई माइनस एक्स, ठीक है। बाकी देखने ही भी लग रहा है, लेकिन हम आपको एक एक स्टेप बता रहे हैं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। अब देखो, अब वही कहानी आएगी, क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे, तो क्वाड्रेंट में कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे, तो हमारे पास क्वाड्रेंट बने हुए हैं, यानी पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स का मतलब है हम इस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में है। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में tan और cosec निगेटिव होता है, tan और cosec निगेटिव होता है, ठीक है। लेकिन हमारे पास क्या है, ये स्क्वायर में है, स्क्वायर में है, इस वजह से ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर भी tan स्क्वायर आ जाएगा, tan स्क्वायर एक्स। इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा एफ एक्स के बराबर आ गया। तो हम कंडीशन लगा सकते हैं, कौन सी कंडीशन लगा सकते हैं, ये वाली लगा सकते हैं। तो इसलिए कंडीशन हमारी लग सकती है, तो हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे। तो हमारे पास आई इज इक्वल टू क्या है, आई इज इक्वल टू हमारे पास जो है वो क्या है, देख लो ऊपर, ये जो हमारे पास है इसमें कंडीशन यही लगाने जा रहे हैं, ये वाली कंडीशन लगाने जा रहे हैं इसमें पाई बाई 2, ठीक है, क्या है पाई बाई 2। अब इसका जो लिमिट है उसको आधा कर देंगे, लिमिट कितनी है, लिमिट हमारी है पाई से, तो ये हो जाएगी पाई बाई 2 हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा पाई बाई 2। लेकिन ये 2 कहाँ आ जाएगा, 2 हमारा इसके आगे आ जाएगा, ये वाला 2 हमारा इस जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। इसको अलग कलर से लिख दिया जिससे आइडिया रहे आपको। कौन सा 2 आया, इस प्रॉपर्टी के हिसाब से 2 आया, यानी 0 से 2a होता है तो ये 2 आगे आ जाता है, वही इसमें हुआ, इसकी लिमिट आधी हो गई, 0 से पाई बाई 2 हो गई, बाकी सब लिख दो सेक स्क्वायर एक्स बाकी क्या है हमारे पास, यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स, ठीक। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये डी एक्स आ जाएगा, ये वाली प्रॉपर्टी से। अब हमारे पास क्या है, इस प्रॉपर्टी के साथ ये 2 से ये 2 कट गया, कितना बचा, यहाँ बचा पाई, यहाँ पे क्या बचा 0 से पाई बाई 2, और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, नीचे क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स। अब हमें क्या करना है, अब हमें लेट करना है, लेट टेन एक्स बराबर हमारा टी है, तो यहाँ से डी एक्स डी टी निकालेंगे तो क्या आएगा, जब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये बराबर हो जाएगा डी टी। इसका मतलब क्या हुआ, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह डी टी लिख सकते हैं, और टेन एक्स की जगह टी लिख सकते हैं। और लिमिट क्या हो जाएगी, जब एक्स बराबर 0 है तो टी बराबर कितना है, टी बराबर भी 0 है, और जब एक्स बराबर पाई बाई 2 है तो टी बराबर क्या है, क्योंकि टेन पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है। तो लिमिट क्या हो गई, तो हमारे पास हो गया 0 से, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, पाई तो बाहर ही रहेगा, ये हमारे पास 0, ये पाई बाई 2, ठीक, पाई बाई 2 की जगह क्या होगा, अब लिमिट चेंज हो जाएगी, अब लिमिट 0 से इनफाइनाइट हो जाएगी। यहाँ पे क्या आएगा, डी एक्स की जगह टी, डी एक्स की जगह इसकी जगह क्या लिख देंगे, इसकी जगह डी टी लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास गिवन है। ये क्या हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा डी टी,
नीचे क्या आ जाएगा, नीचे हमारा आ जाएगा ए स्क्वायर, ठीक, प्लस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा 10, 10 की जगह क्या आ जाएगा, क्योंकि हमने टी माना है 10 की जगह, ये आ जाएगा टी स्क्वायर, ठीक। अब हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, पाई बाई 2, बी स्क्वायर बाहर ले रहे हैं तो यहाँ पे हम बी स्क्वायर लिख सकते हैं, तो बी स्क्वायर लिख देंगे, ये 0 से इनफाइनाइट, बी स्क्वायर इससे कॉमन लिया तो ये हमारा क्या बचा, डी टी, क्योंकि यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन आ गया तो क्या आ गया, ये ए बाई बी आ गया स्क्वायर, और ये कितना बचा, यहाँ पे टी बचा केवल, ठीक है, ये डी टी आ गया। ये हमारा जो फंक्शन बन गया किस रूप में बन गया, ये किसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन है, ये हमारा इंटीग्रेशन किसका है, पाई बाई 2 तो यहाँ पे रहेगा, सॉरी पाई बाई बी स्क्वायर तो रहेगा ही, पाई बाई बी स्क्वायर ये रहेगा अपनी जगह पे। अब ये जो ब्रैकेट में पहुंचो, ये वाला जो पार्ट बन गया हमारा इंटीग्रेशन बन गया, किसका इंटीग्रेशन बन गया, अगर हमारे पास 1/1 प्लस टी स्क्वायर है, ठीक है, और इसका हमें क्या निकालना है, डी टी निकालना है, इंटीग्रेशन निकालना है, तो ये हमारा क्या आता है, ये हमारा निकल के आ जाएगा tan इनवर्स, ठीक, tan इनवर्स का आ जाएगा, tan इनवर्स टी का आ जाएगा, ये हमारा निकल आएगा। तो बस वही, तो इसकी जगह हम क्या करेंगे, tan इनवर्स लगा देंगे, लेकिन यहाँ कांस्टेंट कोई, यहाँ पर 1 है, अगर यहाँ पर a होता तो इससे डिवाइड भी हो जाता है इसके कोएफिशिएंट से, तो अगर इसको हम ऐसे जनरल फॉर्म में लिखते तो ज़्यादा सही रहेगा, जिससे आपको ये पता चल जाए जनरल फॉर्म में क्या है। जनरल फॉर्म ये है, कलर भी चेंज कर देते हैं। जनरल फॉर्म हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, ठीक है, 1 डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे लिख देते हैं वाई स्क्वायर, जिससे आइडिया रहे, यहाँ पर ए है याद रखना, तो ये क्या है, इसका डी वाई बाई हमको इंटीग्रेशन निकालना है वाई के रिस्पेक्ट में, ठीक है, वाई के रिस्पेक्ट में इसका निकालना है, ये क्या है डी वाई, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ये कर सकते हैं कि 1 बाई ए का मतलब है कि ये जो कांस्टेंट है ये इसके बाद ये tan इनवर्स वाई, ठीक है, tan इनवर्स वाई डिवाइड बाई ए, ये होता है इसका रूप, tan इनवर्स वाई डिवाइड बाई ए, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो कोफिशिएंट होता है वो इंक्लूड होता है, तो वही बस रखना है। तो यहाँ से पाई बाई बी स्क्वायर, अब इसका जब हम करेंगे इस रूप में लिखना चाहेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1, सॉरी क्या आएगा, tan इनवर्स तो आएगा, tan इनवर्स तो आएगा, लेकिन उससे पहले 1 बाई ए स्क्वायर आएगा, तो 1 डिवाइड बाई ये जो ए है हमारा क्या है, ए बाई बी, क्योंकि ये हमारा ए है ना पूरा, प्लस ये क्या है, सॉरी प्लस नहीं, इनटू, इस रूप पे जब लिखेंगे तो क्या आएगा, tan इनवर्स, ठीक, इसमें क्या आएगा, जो कि हमारा y है, यानी y की जगह यहाँ पे t है, इसके बाद डिवाइड किससे करेंगे, a बाई बी से, तो ये आ जाएगा, इसकी लिमिट क्या है, 0 से इनफाइनाइट। अब इसके बाद क्या है, इसको देखो पाई बाई बी स्क्वायर, तो ये रहेगा ही अभी, अब ये देखो ये हम बाहर ले आएंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है तो इससे कोई मतलब नहीं, तो ये जब ऊपर जाएगा तो ये बी ऊपर चला जाएगा, नीचे ए आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पर हमारे पास tan इनवर्स, ठीक, ये बचेगा हमारे पास बी टी डिवाइड बाई ए, 0 से इनफाइनाइट, क्योंकि लिमिट है, जब हम tan 0 रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो पहले तो बी से बी कट जाएगा एक, ये बचेगा पाई डिवाइड बाई ए बी एक बार। अब यहाँ पे देखो, यहाँ 0 जब रखेंगे तो tan 0 बराबर क्या होता है, 0 होता है, और जब अपर लिमिट रखेंगे तो tan इनफाइनाइट बराबर क्या होता है, पाई बाई 2 होता है, तो tan इनफाइनाइट कितना हो जाएगा, पाई बाई 2, पहली जब लिमिट रखा है इनफाइनाइट वाली, माइनस जब 0 रखा तो क्या आ गया, ये 0 आ गया, तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से पाई स्क्वायर आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 2ab, ठीक है, ये हमारा आंसर रहा। बिल्कुल क्लियर है, क्या क्या यूज किया है ये एक बार देख लो। पहला कॉन्सेप्ट हमने क्या यूज किया, सबसे पहले हमने जो गिवन कंडीशन थी हमारे पास, जो सॉल्व करना था, इवेलुएट करना था, 0 से पाई एक्स डी एक्स डिवाइड बाई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, इसको हमने क्या किया, इसको हमने लिख दिया किसके बराबर, आई के इक्वल हमने मान लिया, ठीक। इसके बाद हमारे पास क्या होता है, इसके बाद हमारे पास जो फार्मूला होता है, फार्मूला ये कहता है कि अगर हमारे पास लिमिट दी गई है ए से बी एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, ये बराबर होगा ए से बी एफ, यहाँ पर एक्स है वहाँ पर अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट को ऐड करने के बाद एक्स को घटा देंगे, तो ये वाली प्रॉपर्टी हमने यूज कर दी। जब ये वाली प्रॉपर्टी यूज की तो हमारे पास ये कंडीशन बन के आ गई, इससे ये कंडीशन 0 से पाई, ये कंडीशन निकल के आ गई, पाई माइनस एक्स, जहाँ पर एक्स था वहाँ पर हमने अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, क्योंकि लोअर लिमिट यहाँ पे कितनी है
जीरो है तो यहाँ पर पाई केवल अपर लिमिट रहेगी पाई माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, इसे डिवाइड किया तो जहाँ पर एक्स था वहाँ पर हमने ये चेंज कर दिया। ठीक, अब इसके बाद हमारा नंबर आता है कोऑर्डिनेट के विषय में जानकारी के लिए क्योंकि यहाँ पर कोऑर्डिनेट की जानकारी होगी तभी हम बता पाएंगे कौन माइनस आएगा क्यों नेगेटिव आएगा। ऊपर से दूसरी बात, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था, अगर स्क्वायर ना होता तो हमारा कोऑर्डिनेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता। स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर है, इस वजह से अगर हम नेगेटिव प्लस पॉजिटिव करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, फाइन है, लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या है, हमको प्रूव करना है 0 से π/2 लिमिट दी गई है sin 2x और फिर उसके बाद tan इनवर्स ब्रैकेट में है sin x dx इज इक्वल टू है, हमको ये प्रूव करना है कि π/2 -1 ये आता है। ठीक है, हिंदी में भी यही लिखा हुआ है, सिद्ध करना है, और इंग्लिश में भी वही है। सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले हमको क्या करना है, जो गिवन कंडीशन है उसको लिख देना है, यानी गिवन कंडीशन के बाद जो क्वेश्चन दिया है उसको लिखते हैं गिवन इक्वेशन। क्या इक्वेशन गिवन है, 0 से π/2 लिमिट कहाँ से गई है, 0 से गई है, कहाँ तक गई है, π/2 तक गई है। फिर क्या है sin 2x, क्या है sin 2x है। इसके बाद क्या है tan इनवर्स है और ब्रैकेट में क्या है sin x है और ये क्या है dx है। हमारे पास कंडीशन के हिसाब से क्या प्रूव करना है कि ये बराबर आएगा मेरा π/2 -1 के बराबर हमको ये प्रूव करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं इसको और इस इक्वेशन का LHS पार्ट ले लेते हैं। LHS का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। LHS बराबर क्या है हमारे पास, LHS बराबर हमारे पास है आई, इसको मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं 0 से π/2। यहाँ पे क्या है sin 2x का फार्मूला यहाँ पे लगा देंगे तो क्या हो जाएगा 2 sin x और cos x। फिर क्या आ जाएगा tan इनवर्स ब्रैकेट में क्या आएगा sin x dx। हमने क्या किया है, हमने ये किया है कि sin 2a का जो फार्मूला होता है sin 2a बराबर अगर गिवन है तो ये होता है 2 sin a और cos a होता है, इसका हमने यूज कर लिया है। ठीक है, यहाँ पर जो sin 2x था इसकी जगह पे। अब क्या करेंगे, अब हमारे पास कंडीशन के हिसाब से 0 से π/2। ठीक, अब हमें क्या करना है 2 sin x एक तरफ ले लेना है, इसके बाद tan इनवर्स ब्रैकेट में क्या है sin x है और क्या करना है इसको ब्रैकेट में बंद कर लेना है एक तरफ करके। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे cos x और dx। ठीक, अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसको i के बराबर तो माने हुए हैं। अब हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। क्या लेट करेंगे, मान लेंगे कि लेट sin x जो है वो हमारा कितना है t है। sin x को क्या माना है हमने, t माना है। sin x को t माना है तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा sin x का डिफ्रेंशिएशन होता है cos x, ये हो जाएगा cos x dx हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये dt हो जाएगा। क्या किया है हमने, किया ये है कि sin x का डिफ्रेंशिएशन निकाला है। ठीक है, sin x, तो ये क्या आ गया, ये cos x आ गया है। ठीक, तो ये हमारा cos x आ गया है। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें ये वैल्यू पुट करना है, लेकिन लिमिट भी चेंज हो जाएगी। तो लिमिट क्या होगा, जब हमारा x क्या था 0 था तो यहाँ पर x 0 रखेंगे तो यहाँ पे t क्या आ जाएगा, साइन 0 की वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। जब x बराबर हमारा कितना था π/2 था तो साइन π/2 की वैल्यू क्या होता है, साइन π/2 की वैल्यू होती है 1, यानी t की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यानी जो लिमिट हमको निकालना है इस पे रख के निकालना है इस कंडीशन पे। ठीक है, जो हमने माना है। अब हमारे पास लिमिट क्या हो गई, 0 से 1 हो गई। ठीक, और क्या है cos x dx की जगह हम क्या लिख देंगे, dt लिख देंगे, यानी इसकी जगह पे हम dt लिख देंगे। तो हमारे पास i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू हो जाएगा 0 से π/2। ठीक है, 0 से π/2 हुआ। ठीक, यहाँ पर हमारे पास जहाँ पर sin x है वहाँ पर t रखना है, तो ब्रैकेट में जाएंगे तो क्या होगा 2t। ठीक है, इसके बाद tan इनवर्स। ठीक है, tan इनवर्स यहाँ पे क्या रखोगे, जहाँ पर साइन है वहाँ पे t रखना है। ठीक है, ठीक, इसके बाद इसकी जगह पे हमें क्या लिख देना है, dt लिख देना है। ठीक, लेकिन लिमिट हमारी क्या हो गई, चेंज हो गई है। क्यों, क्योंकि लिमिट हमारे पास क्या आ गई है, t के रूप में आना चाहिए, यानी 0 से 1। तो यहाँ पे 0 तो लिख दिया, यहाँ पे 1 लिखेंगे।
अब हमको इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे आई इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास क्या, ये 2 बाहर ले सकते हैं क्योंकि वो कांस्टेंट है, ठीक। अंदर क्या बचेगा, अंदर हमारे पास बचेगा 0 से 1, ठीक है, 0 से 1। अब हमारे पास tan इनवर्स है और t है, tan इनवर्स है और t है, तो हम क्या करेंगे, tan इनवर्स को क्या मानेंगे, पहला फंक्शन मान लें, और t को क्या मान लें, दूसरा फंक्शन मान लें, ठीक। tan इनवर्स को पहला फंक्शन मान लेते हैं, तो यानी tan इनवर्स को हम पहले लिख देते हैं और ये t हो जाएगा, ठीक। ये हमारा एक फंक्शन हो गया। उसके बाद दूसरा फंक्शन किसको मान लिए, t को मान लिए, उसको हमने बाहर लिख दिया, ठीक। इसके बाद हमारा क्या आ गया, ये dt आ गया, ये हमारा ब्रैकेट बंद हो गया। अब हमारे पास अगर दो फंक्शन दिए हैं, अगर हमारे पास दो फंक्शन दिए हैं तो हमारे पास कंडीशन क्या होती है, अगर दो फंक्शन दिए हैं, यानी अगर हमारे पास फार्मूला ये होता है कि अगर हमारे इंटीग्रेशन करना है, हमको इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, लिमिट मान लेते हैं a से b है, ठीक। एक फंक्शन हमारे पास क्या है, f1 है, दूसरा फंक्शन क्या है, f2 है। इनका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है x के रिस्पेक्ट में। तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है कि पहले फंक्शन को ऐसे ही लिख दो, यानी f1, ठीक है, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन कर दो, यानी f1 f2x f2 dx। पहले फंक्शन को ऐसे ही लिख दो, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन लिख दिया, जो लिमिट है उसको लगा दो, लिमिट क्या है, a से b है, माइनस लगा दो। माइनस लगाने के बाद क्या करना है, हमें बड़ा ब्रैकेट लेना है, ठीक। पहले फंक्शन का क्या करना है, इंटीग्रेशन तो लगाना है, आगे इंटीग्रेशन लगा दिया। पहले फंक्शन को हमें क्या करना है, पहले फंक्शन को जो लिमिट है वो भी लगा दो, a से b। पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन यानी f1 का f डैश निकालो, f डैश का मतलब है इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया है, ठीक है। इसके बाद दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन यानी f2 का इंटीग्रेशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, ब्रैकेट बंद कर देंगे और फिर बाहर ds लगा देंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, ये हमारा फार्मूला हो जाएगा कि जब हमको इन दोनों फंक्शन का क्या करना होता है, दो फंक्शन का इंटीग्रेशन करना होता है साथ में, तो ये हमारा फार्मूला हो गया है। इसको बड़े से ब्रैकेट में बंद कर लेंगे, कभी काम आएगा तो यूज करेंगे, ठीक। अभी काम आ गया, क्यों काम आ गया, क्योंकि हमें इसमें दो फंक्शन दिए गए हैं, एक फंक्शन हमारा ये रहा और एक फंक्शन हमारा ये रहा, इसमें हमें लगाना है। तो हम क्या करेंगे, आई इज इक्वल टू, ठीक, आई बराबर माने हैं हम, क्योंकि इसको आई इज इक्वल टू जो पेन लिए थे वही ले लेते हैं, ठीक। तो आई इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 2 तो बाहर रहेगा क्योंकि कांस्टेंट है, बड़ा ब्रैकेट लगा लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास इस पे लगाएंगे, तो पहला फंक्शन जैसा था उसको वैसे ही लिख देंगे, यानी इस कंडीशन के हिसाब से पहले फंक्शन को ऐसे ही लिख देंगे और मंझला ब्रैकेट भी लगा देंगे। पहला फंक्शन का tan इनवर्स था, इसको ऐसे लिख दिया, tan इनवर्स क्या है, t है, ठीक है। दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन, दूसरा फंक्शन क्या है, t है, t का इंटीग्रेशन क्या होगा, t² डिवाइड बाई 2। पहले फंक्शन को हमने ऐसे ही लिख दिया, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन यानी t² 2, क्योंकि हमारे पास x का इंटीग्रेशन होता है x² डिवाइड बाई 2, उसके हिसाब से लगा दिया। इसके बाद जो लिमिट है उसको लगा दो, लिमिट क्या है, 0 से 1 है, ठीक है, माइनस लगाएंगे, ठीक। इसके बाद मंझला ब्रैकेट भी लगा लेते हैं, एक बार माइनस लगाया, ठीक। अब क्या है, लिमिट लगाओ, लिमिट क्या है हमारे पास, 0 से 1 है, ठीक है। पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, पहला फंक्शन हमारा क्या है, tan इनवर्स t है, tan इनवर्स t का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये हो जाएगा मेरा, अगर हमारे पास tan इनवर्स x है तो उसका डिफरेंशिएशन होता है 1 डिवाइड बाई 1 प्लस x स्क्वायर। तो वैसे यहाँ पे t है तो क्या हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है, ठीक। ये हम इसको ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं, ठीक। दूसरे फंक्शन का क्या करना है, दूसरे फंक्शन का हमको इंटीग्रेशन निकालना है, तो दूसरा फंक्शन क्या है, t है, t का इंटीग्रेशन करोगे तो t² डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये हमारा ब्रैकेट बंद हो गया और यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। तो dt लिखना जहाँ पर भी हो dt लिखना, हाँ, ठीक। अब सॉल्व कर लो, ये तो हमारा हो गया, ये बड़ा ब्रैकेट बंद कर दो भैया, बड़ा ब्रैकेट हमने बंद कर दिया। अब देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, सब में 2 कॉमन है, तो 2 हटा देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 कॉमन लेंगे, 2 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, 2 को हमने कॉमन ले लिया। अब लिमिट लगा दो इस वाले फंक्शन पे, इसमें फंक्शन पे लिमिट लगाओगे तो tan t, t की वैल्यू क्या होगी 1, 1 किस में आता है, tan 45 में आता है, 1 किस में आता है, 45 में आता है, tan 45 की वैल्यू होती है 1। यहाँ पे हमारे पास जो tan इनवर्स है इसके अंदर क्या है, t की वैल्यू 1 रखोगे, ठीक है, 1 रखोगे, इसका मतलब क्या है, अब एक बार 1 लिख देते हैं, अगली बार बता देंगे 2π/4 कैसे आया, ठीक, नहीं तो समझ नहीं पाओगे। और 20 के बाद क्या है, 1 का स्क्वायर करोगे, तो 1 का स्क्वायर जब करोगे तो 1 का स्क्वायर हमारा
1 आएगा। ये तो हमारा एक पार्ट में अंदर की तरफ है, ठीक है, ये हमारा अंदर की तरफ है, तो इसको हम एक साथ लिख देते हैं जिससे कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। यहाँ पे क्या है हमारे पास tan इनवर्स, टी की जगह क्या रखना है 1 रख देंगे, 1 रखा है हमने यहाँ पे, ठीक, इसको एक ब्रैकेट में कर देंगे। टी स्क्वायर की जगह क्या है 1, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आ जाएगा, तो ये 1 आ गया। अब 1 बाई ये जो 2 था हमने बाहर ले लिया है, ठीक है। अब जीरो रखोगे, जब जीरो लिमिट रखोगे टी किसी का भी जीरो से मल्टीप्लाई क्या आता है, जीरो आता है, इसका मतलब लोअर लिमिट का पार्ट जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा इसमें समाप्त हुआ, ये ब्रैकेट लगा दो यहाँ पे, इसका हो गया। अब माइनस आ जाओ, इसमें आ जाओ, ये मंझला ब्रैकेट फिर से लगा देते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, जीरो से लिमिट 0 से 1 है, ये देखो टी स्क्वायर, ये 2 हमारा बाहर आ चुका है, इसको काम खत्म है। यहाँ पे क्या बचा टी स्क्वायर, ठीक है, नीचे क्या है 1 प्लस टी स्क्वायर है, ठीक। ये क्या है, ये हमारा डी टी है, और यहाँ पे डी एक्स है, सॉरी डी टी है। ये अच्छा डी टी हमने एक बार लिख दिया, दो बार नहीं लिखेंगे, तो ये बंद हो जाएगा। ये ब्रैकेट हमारा बंद हुआ। अब हमें क्या करना है, अब हमको ये करना है कि एक 1 को ऐड कर देते हैं, एक 1 को हटा देते हैं, यानी यहाँ पे 1 ऐड करेंगे और 1 घटा देंगे, तो इससे कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हमने कर दिया, तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे हम जब 1 की वैल्यू रखेंगे तो tan कितना आ जाएगा, tan 45, इसका मतलब हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स, यहाँ पे आ जाएगा tan 45 पाई बाई 4, पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1, तो ये हमारा हो जाएगा, इसका काम खत्म है। यहाँ पे ये 0 था, इसका खत्म। ये देखो अब इसमें आ जाओ, इसमें आओगे तो क्या है 0 से 1 एक बार, यहाँ पे टी स्क्वायर प्लस 1 को एक साथ ले लो, यानी टी स्क्वायर प्लस 1 एक तरफ डिवाइड बाई टी स्क्वायर प्लस 1 एक तरफ, है ना, अलग अलग कर दिया। माइनस 0 से 1, अब ये जो -1 था इसको 1 रख देंगे यहाँ पे क्या है 1 प्लस टी स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, ये डी टी आ जाएगा, और यहाँ पर भी डी टी आएगा, ठीक है। इसको थोड़ा लिख दो डी टी के लिए जगह बना के, तो ये क्या आ जाएगा, ये डी टी आ जाएगा, ठीक, डी टी थोड़ा लिख जाए, तो ये हमारा आ जाएगा डी टी, और ये माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब सॉल्व करो, जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या है, ये तो हमारा tan इनवर्स से और tan पाई है, तो क्या बचेगा पाई बाई 4 बचेगा, ठीक, इसका तो काम हो गया। अब यहाँ पे आओ, ये माइनस है, ठीक है, ये इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा, 1 बचेगा, 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, t आएगा, तो ये हमारा क्या आ गया t, ठीक है। इसकी लिमिट क्या हो गई, 0 से 1 हो गई, क्योंकि 1 बचा, 1 का इंटीग्रेशन t आ गया, क्योंकि 1 का इंटीग्रेशन x होता है, यहाँ पर t के रेफरेंस में है तो t आ गया, ठीक है। अब ये वाला पार्ट देखो, ये हमारा क्या है, ये माइनस पहले से यहाँ पे लगा हुआ है, याद रखना यहाँ पे बाहर माइनस था, ठीक है, ये माइनस लगा हुआ है, ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, तो ये भी ध्यान रखना, तो ये वाला पार्ट हमारा प्लस हो जाएगा। क्यों प्लस हो जाएगा, क्योंकि एक माइनस यहाँ पर लगा हुआ था, ये माइनस इसको जाके प्लस कर देगा, और ये माइनस रह जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या आया ये, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस। ये वाला प्लस क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे माइनस था, ये वाला माइनस, ठीक। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे कितना आएगा, 1 बाई टी का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा tan इनवर्स टी आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हमारे पास 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan x, तो यहाँ पर t है तो t के रेस्पेक्ट में ये आ जाएगा 1 से 0, लिमिट 0 से 1, तो ये कितना आ गया, ये हमारा पाई बाई 4 आ गया, ठीक है। ये कितना आ गया, वैल्यू जब रखें तो 1 आ जाएगा, 0 की जगह 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे वैल्यू 1 रखेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा पाई बाई 4, जब यहाँ पर रखेंगे 1, जब 0 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 -1, पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 हो जाएगा, और ये -1 हो जाएगा। यही हमारा RHS है, यानी हमारा क्या है, पाई बाई 2 -1 इज इक्वल टू आ गया RHS, RHS बराबर LHS आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, हेंस प्रूव हो गया, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट लगना था, इससे ज़्यादा कुछ इसमें नहीं था। एक बार और देखना है तो देख लो, क्या देखना है, सबसे पहले हमारे पास जो कंडीशन थी उसका यूज करना है। क्या कंडीशन थी ये भी दिखा देते हैं, ठीक है। सबसे पहली कंडीशन ये थी कि हमारे पास 0 से पाई बाई 2 दिया था, हमको ये प्रूव करना था, तो हम क्या करेंगे, जो गिवन इक्वेशन उसको लिख लेंगे और उसका नंबर 1 डाल देंगे। इसके बाद इसका LHS टेकन
LHS ले लेंगे। LHS लेने के बाद हमें क्या करना है, sin 2a का फार्मूला लगाना है। इससे क्या होगा, sin 2x ब्रेक हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 sin x cos x। ठीक है, अब इसके बाद cos x को हम बाहर रख लेंगे। क्यों रख लेंगे, क्योंकि हम sin x मानना चाहते हैं। sin x मानेंगे तो उसके रेफरेंस में इसको रख लेंगे। जब इसके बाद फिर क्या होगा, जब रखेंगे तो लिमिट भी चेंज हो जाएगी। x 0 है तो t भी 0 है, x π/2 है तो t 1 है। ठीक है, इंटीग्रेशन 0 से 1, फिर उसके बाद लगाएंगे इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा sin x की जगह t आ जाएगा और ये tan इनवर्स sin x की जगह t आ जाएगा, dt आ जाएगा। इसके बाद हम इसमें दो फंक्शन बन जाएंगे। इन दो फंक्शन को, पहले फंक्शन को एक्सपोनेंशियल को अलग रख लेंगे और t वाले को अलग रख लेंगे। तो यहाँ इनवर्स वाला, सॉरी एक्सपोनेंशियल नहीं इनवर्स है, तो इनवर्स वाले को पहला पार्ट मानेंगे, पहला फंक्शन, और t को मान लेंगे दूसरा फंक्शन। इसके बाद इंटीग्रेशन का फार्मूला लगाएंगे। दो फंक्शन का जब इंटीग्रेशन करना होता है तो इससे हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व करने के बाद यहाँ पे कंडीशन आएगी, इसको ऐसे लिखेंगे। सॉल्व करने के बाद यहाँ पहुंचे जब, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक बार +1 ऐड करेंगे, एक बार +1 घटाएंगे। ठीक है, एक बार +1 ऐड किया, एक बार +1 घटा दिया, तो इससे हमारा ये आ गया। फिर उसको सॉल्व कर लिए, फिर हमारा आंसर आ गया। यही हमारा LHS निकल के आ गया। समझ में आए तो लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है, और सपोर्ट अपना बनाना है हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखो, कोई भी एग्जाम हो, कैसा भी एग्जाम हो, अगर आपको डाउट हो रहा है आप हमारे पास क्वेश्चन भेजें, हम सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, यहाँ तक IAS लेवल का अगर क्वेश्चन आया है, कहीं पर कन्फ्यूजन हो रही है तो आप हमसे पूछिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।